हेलो एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। आई एम अलीम अख्तर, सोशियोलॉजी टीचर एट फिलर फॉर्म। तो हम लोगों ने कल यूनिट 2 कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट उसमें सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट। तो 2 मिनट वेट करते हैं, सारे लोग ज्वाइन कर लें, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो जिन्होंने अभी तक फिलर फॉर्म ज्वाइन नहीं किया है उनके लिए अनाउंसमेंट है कि वो मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं फिलर फॉर्म के किसी भी कोर्स को बाई करते वक्त, जिससे उनको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। रेफरल कोड है अलीम10, जिसको यूज करने पे 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये रेफरल कोड फिलर फॉर्म के ऑल कोर्सेज पे एप्लीकेबल है। ऑल कोर्सेज पे एप्लीकेबल है। ठीक। हमारी डेली जो क्लासेस होती हैं वो 3 PM पे होती हैं। इन केस अगर 3 PM पे कोई क्लास नहीं हो पाती है तो वो क्लास 8 PM पे होती है। ठीक। तो स्टार्ट करते हैं आज एक नई यूनिट, सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। इसमें सबसे पहले सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट सबसे पहले हम लोग इसमें स्टार्ट करेंगे। ठीक। तो देखते हैं कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं सोशियोलॉजी में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सोशल स्ट्रक्चर। सबसे पहले आता है सोशल स्ट्रक्चर यानी कि सामाजिक संरचना। सोशल स्ट्रक्चर यानी कि सामाजिक संरचना। Sociologists use the term social structure. They are typically referring to macro-level social forces, including social institutions and patterns of institutionalized relationships. ठीक। तो सोशोलॉजिस्ट यूज द टर्म सोशल स्ट्रक्चर। सोशोलॉजिस्ट सोशल स्ट्रक्चर का टर्म क्यों यूज करते हैं? दे आर टिपिकली रिफरिंग टू, जब वो सोशल स्ट्रक्चर का टर्म यूज करते हैं तो वो ये कहना चाहते हैं कि जो माइक्रो लेवल सोशल फोर्सेज हैं उनके बारे में वो बात करना चाहते हैं। माइक्रो लेवल सोशल फोर्सेज हैं उनके बारे में ये बात करना चाहते हैं, इंक्लूडिंग सोशल इंस्टीट्यूशन, जिसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं? सोशल इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं। पैटर्न्स ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइज रिलेशनशिप, जो इंस्टीट्यूशनलाइज रिलेशनशिप है उनके पैटर्न्स आ जाते हैं सोशल स्ट्रक्चर में। तो एक तरह से आप ये समझिए कि जब भी इंस्टीट्यूशन की बात होती है, जब भी पैटर्न्स ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइज रिलेशनशिप की बात होती है, तो सोशोलॉजिस्ट इनको डिफाइन करने के लिए, इनको बताने के लिए सोशल स्ट्रक्चर का टर्म यूज करते हैं। समाजशास्त्री सामाजिक संरचना शब्द का उपयोग करते हैं, वो आमतौर पर सामाजिक संस्थानों और संस्थागत संबंधों के पैटर्न सहित वृहद स्तर की सामाजिक ताकतों का उल्लेख करते हैं। यानी कि जब कोई भी समाजशास्त्री सामाजिक संरचना शब्द का इस्तेमाल करता है तो वो क्या कहना चाहता है? समाज में जो वृहद स्तर की सामाजिक ताकतें हैं उनके बारे में बताता है, जिसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं? जिसमें सामाजिक संस्थान आ जाते हैं, जिसमें संस्थागत संबंधों के पैटर्न्स आ जाते हैं। ये सारी चीजें बताने के लिए समाजशास्त्री हमेशा सामाजिक संरचना का शब्द इस्तेमाल करते हैं। सोशल स्ट्रक्चर इज द ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। सोशल स्ट्रक्चर क्या है? ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन है, यानी कि सोशल इंस्टीट्यूशन का ऑर्गेनाइज्ड सेट क्या कहलाता है? सोशल स्ट्रक्चर कहलाता है। एंड पैटर्न्स ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिलेशनशिप दैट टुगेदर कंपोज सोसाइटी, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन एंड पैटर्न्स ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिलेशनशिप दोनों जो है कंपोज करते हैं सोसाइटी में। दैट कंपोज सोसाइटी, यानी कि जो सोसाइटी में होते हैं, सोसाइटी में ये सारी चीजें होती हैं, इंस्टीट्यूशनलाइज रिलेशनशिप और सोशल इंस्टीट्यूशंस। तो इन सारे चीजों के सेट को सोशल स्ट्रक्चर कहा जाता है। सामाजिक संरचना सामाजिक संस्थानों और सामाजिक संस्थागत संबंधों के पैटर्न का संगठित समूह है। तो सामाजिक संरचना क्या है? ये आप डेफिनेशन याद रखिएगा कि सामाजिक संस्थाओं और संस्थागत संबंधों के पैटर्न का संगठित समूह है सामाजिक संरचना, जो मिलकर समाज का निर्माण करते हैं। जो मिलकर क्या करते हैं? समाज का निर्माण करते हैं। ठीक। सोशल स्ट्रक्चर इज बोथ अ प्रोडक्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन एंड डायरेक्टली डिटरमाइंस इट। सोशल स्ट्रक्चर क्या है? प्रोडक्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन का प्रोडक्ट है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो सोशल स्ट्रक्चर है
वो सोशल इंटरेक्शन के जरिए बनता है। जो सोशल स्ट्रक्चर है वो किससे बनता है? सोशल इंटरेक्शन के जरिए बनता है एंड डायरेक्टली डिटरमाइंस इट। और सोशल स्ट्रक्चर ही जो है वो सोशल इंटरेक्शन को डिटरमाइन करता है, यानी कि दोनों लोगों का प्रभाव एक तरफ एक दूसरे पे पड़ता है। सोशल इंटरेक्शन से सोशल स्ट्रक्चर बनता है और सोशल स्ट्रक्चर ही सोशल इंटरेक्शन को डिटरमाइन करता है। ठीक। सामाजिक संरचना सामाजिक संपर्क का एक उत्पाद है। सामाजिक संरचना सामाजिक संपर्क या सामाजिक संपर्क के साथ साथ आप सामाजिक बातचीत भी कह सकते हैं। ठीक। या सामाजिक इंटरेक्शन जो होता है, सोशल इंटरेक्शन। ठीक। सामाजिक संरचना सामाजिक संपर्क का एक उत्पाद है, यानी कि सामाजिक संपर्क के जरिए ही सामाजिक संरचना बनती है और ये सामाजिक संरचना ही है जो सामाजिक संपर्क पर सीधे तौर पे निर्धारित करती है। सामाजिक संपर्क को सीधे तौर पे निर्धारित करती है, यानी कि सामाजिक संपर्क कैसा होगा, किनसे होगा, किस तरह के पैटर्न्स होंगे उसमें, ये सारी चीजें सामाजिक संरचना बताती है। जबकि सामाजिक संरचना खुद सामाजिक संपर्क से ही बनती है। उसके बाद आता है कल्चर, यानी कि संस्कृति। संस्कृति क्या है? सोशल स्ट्रक्चर हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद आता है कल्चर, यानी कि संस्कृति। हम लोग सोशियोलॉजिकल थ्योरी में जितने भी थिंकर्स को पढ़े हैं, बहुत सारे थिंकर्स ने कल्चर के बारे में बात किया है। तो कल्चर क्या होता है ये आज हम लोग देखेंगे। कल्चर या संस्कृति। Culture is a term that refers to a large, diverse set of mostly intangible aspects of social life. तो कल्चर क्या है? Is a term that refers to a large and diverse set of mostly intangible aspects of social life. Social life की जो अमूर्त चीजें हैं, जो intangible चीजें हैं, उन्हीं के उन्हीं वही सारी चीजें मिलकर क्या बनाती हैं? कल्चर बनाती हैं। कल्चर इज अ टर्म दैट रिफर्स टू अ लार्ज एंड डाइवर्स सेट ऑफ मोस्टली इंटेंजिबल एस्पेक्ट ऑफ सोशल लाइफ। संस्कृति एक ऐसा शब्द है जो सामाजिक जीवन के ज्यादातर अमूर्त पहलुओं के एक बड़े और विविध सेट को संदर्भित करता है। एक बड़े और विविध सेट को संदर्भित करता है। ठीक। तो डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू सोशोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग कल्चर क्या होता है? कल्चर कंसिस्ट ऑफ वैल्यूज। कल्चर में क्या चीजें आती हैं? वैल्यूज आती हैं, बिलीव्स आते हैं, सिस्टम्स ऑफ लैंग्वेज आते हैं, कम्युनिकेशन आते हैं एंड प्रैक्टिसेस आते हैं दैट पीपल शेयर इन कॉमन एंड दैट कैन बी यूज्ड टू डिफाइन देम एज अ कलेक्टिव। ठीक। यानी कि सोशोलॉजिस्ट जब कल्चर को डिफाइन करते हैं तो कहते हैं कि कल्चर कंसिस्ट ऑफ वैल्यूज, यानी कि कल्चर के अंदर वैल्यूज होती हैं, बिलीव्स होती हैं, सिस्टम्स होते हैं, सिस्टम्स ऑफ लैंग्वेजेस होते हैं, कम्युनिकेशंस होते हैं, प्रैक्टिसेस होते हैं जो लोगों के बीच में कॉमन होती हैं। यानी कि एक वैल्यू की हर आदमी की अलग अलग वैल्यूज नहीं होती हैं, वहाँ की उस समाज की, उस सोसाइटी की एक कॉमन वैल्यूज होती है। हर आदमी की अलग अलग लैंग्वेज नहीं होती है, उस सोसाइटी की, उस जगह की एक कॉमन लैंग्वेज होती है, कॉमन बिलीफ्स होते हैं। तो ये सारी चीजें दे कॉमनली ओन एंड वी कैन से दैट वी कैन डिफाइन देम कलेक्टिवली बेस्ड ऑन दीज थिंग्स। यानी कि वैल्यूज, बिलीफ सिस्टम, सिस्टम्स ऑफ लैंग्वेजेस, कम्युनिकेशन, इन सब के बेस पे हम उनको कलेक्टिवली डिफाइन कर सकते हैं। कलेक्टिवली डिफाइन कैसे? कोई कन्नड़ स्पीकिंग पीपल है तो हम डायरेक्ट उनको क्या कह देंगे? कन्नड़ स्पीकिंग पीपल। कलेक्टिवली पूरे लोगों को हम बता रहे हैं कि जितने लोग कन्नड़ बोलते हैं वो सब इसमें आ जाएंगे। ठीक। समाजशास्त्रियों के अनुसार संस्कृति में मूल विश्वास, भाषा की प्रणालियां, संचार और प्रथाएं शामिल होती हैं। तो समाजशास्त्री क्या मानते हैं कि संस्कृति में क्या क्या चीजें होती हैं? संस्कृति में मूल्य होते हैं, विश्वास होते हैं, भाषा की प्रणालियां होती हैं, संचार होती हैं और प्रथाएं होती हैं। ठीक। जिन्हें लोग साझा करते हैं, जिन्हें लोग आपस में साझा करते हैं, किसी एक का तो होता नहीं है मूल, विश्वास, भाषा की प्रणाली या संचार। ठीक। सब लोग आपस में इसको साझा करते हैं और जिनका उपयोग उन्हें एक सामूहिक के रूप में परिभाषित करने के लिए किया जाता है। जिनका उपयोग उन्हें एक सामूहिक रूप में परिभाषित करने के लिए किया जाता है। जैसे मैंने एग्जांपल बताया कन्नड़ स्पीकिंग पीपल, तो लैंग्वेज के बेस पे हम सबको एक समूह बनाते हैं। ठीक। कि जितने कन्नड़ बोल रहे हैं सबका एक समूह हो गया। ठीक। तो इसी तरह से समाजशास्त्री
संस्कृति को डिफाइन करते हैं, संस्कृति की परिभाषा बताते हैं। कल्चर आल्सो इंक्लूड द मटेरियल ऑब्जेक्ट। अब ऐसा नहीं है कि कल्चर में सिर्फ नॉन मटेरियल ऑब्जेक्ट ही होते हैं, बल्कि कल्चर में मटेरियल ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं, कल्चर में मटेरियल ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं दैट आर कॉमन टू दैट ग्रुप और सोसाइटी, जो है जो उस ग्रुप के या सोसाइटी में कॉमन होते हैं। ठीक, तो ऐसे मटेरियल्स जिनका इस्तेमाल, जिनको सारे लोग मानते हों, सारे लोगों के बीच में जो चीज कॉमन हो, वो भी क्या कहलाएगा, वो मटेरियल्स भी कल्चर कहलाएगा, वो मटेरियल भी कल्चर कहलाएगा। संस्कृति में भौतिक वस्तुएं भी शामिल हैं। संस्कृति में क्या है, भौतिक वस्तुएं भी शामिल होती हैं जो उस समूह का समाज के लिए समान होता है, जो उस समूह या समाज के लिए क्या है, समान होता है। तो ऐसी भौतिक वस्तुएं जो किसी समूह या समाज के लिए समान होता है, वो भी जो है संस्कृति में शामिल होती हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे कल्चर से जुड़ी हुई होती हैं। नहीं, अलग अलग डेफिनेशन है, हम लोग देखेंगे भी कुछ थिंकर को अभी कि कौन से थिंकर ने कल्चर की क्या डेफिनेशन दी है। जैसे मैलिनोस्की ने अलग डेफिनेशन दी है, रेडक्लिफ ब्राउन ने अलग डेफिनेशन दी है। तो इसी तरह से अलग अलग थिंकर्स ने अलग अलग डेफिनेशन दी है। वो सारे डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिससे आपको पूरी पूरी डेफिनेशन नहीं याद करना होता है, कुछ कीवर्ड्स होते हैं, उससे पता चल जाता है कि ये किसकी डेफिनेशन है। ठीक है, आगे हम लोग डेफिनेशन देखेंगे। कल्चर इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम सोशल स्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट। कल्चर जो है वो अलग होता है सोशल स्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट से। ठीक, कल्चर इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम सोशल स्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी बट इट इज कनेक्टेड टू दिम। लेकिन ये जो है इससे कनेक्टेड होता है, ये इनसे अलग होता है। सोशल स्ट्रक्चर और कल्चर अलग है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी और कल्चर अलग है, लेकिन ये उससे जुड़े हुए होते हैं। यानी कि सोशल स्ट्रक्चर भी कल्चर कल्चर जो है सोशल स्ट्रक्चर से भी जुड़ा होता है और इकोनॉमिक एस्पेक्ट से भी जुड़ा होता है। बोथ कंटिन्यूसली इन्फॉर्मिंग देम एंड बीइंग इन्फॉर्म्ड बाय देम। यानी कि इन्फॉर्मिंग देम एंड बीइंग इन्फॉर्म्ड बाय देम मतलब ये होता है कि दोनों लोगों का इन्फ्लुएंस एक दूसरे पे होता है। कल्चर का इन्फ्लुएंस स्ट्रक्चर और इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे होता है, और इकोनॉमिक एस्पेक्ट या स्ट्रक्चर का इन्फ्लुएंस कल्चर पे होता रहता है। ठीक, सांस्कृति सामाजिक संरचना और समाज के आर्थिक पहलुओं से अलग होते हैं। संस्कृति जो है वो सामाजिक संरचना और समाज के जो आर्थिक पहलू हैं उससे अलग होते हैं, लेकिन उनसे जुड़े हुए होते हैं। ठीक, क्योंकि दोनों लगातार उन्हें सूचित कर रहे होते हैं और उनके द्वारा सूचित किए जा रहे होते हैं। ठीक, यानी कि संस्कृति का असर जो है वो सामाजिक और आर्थिक पहलू पर होता है, सामाजिक संरचना पर होता है और समाज के आर्थिक पहलुओं पर होता है, और सामाजिक संरचना और समाज के आर्थिक पहलुओं का असर संस्कृति पे भी होता है। ठीक, डेफिनेशन ऑफ कल्चर। अब अलग अलग डेफिनेशन ऑफ कल्चर हम लोग देखेंगे। तो द कल्चर कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट, तो एक है कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट एडवर्ड बर्नेट टाइलर। एडवर्ड बर्नेट टाइलर, आमतौर पे इनको ईबी टाइलर के नाम से जाना जाता है। ठीक, आमतौर से इनको ईबी टाइलर के नाम से जाना जाता है। डिफाइंड कल्चर एज, कल्चर को इन्होंने कैसे डिफाइन किया, द कॉम्प्लेक्स होल। क्या है, द कॉम्प्लेक्स होल विच इंक्लूड्स नॉलेज, जिसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं, नॉलेज आती हैं, बिलीफ आते हैं, आर्ट आते हैं, लॉ आते हैं, मोरल्स आते हैं, कस्टम्स आते हैं, एंड एनी अदर कैपेबिलिटीज एक्वायर बाय मैन एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी। या कोई दूसरी कैपेबिलिटी जो एक आदमी के अंदर होती हैं, एक आदमी उसको एक्वायर करता है एक सोसाइटी की मेंबर के तौर पे, यानी कि सोसाइटी का वो मेंबर है, इसीलिए ये सी चीजें, ये कैपेबिलिटीज उसके अंदर हैं। ठीक, तो वो सारी कैपेबिलिटीज जो है वो कल्चर में ही इंक्लूड होती हैं। तो ईबी टाइलर कल्चर को डिफाइन करते हैं कि इट इज द कॉम्प्लेक्स होल, कल्चर इज द कॉम्प्लेक्स होल जिसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं, नॉलेज, बिलीफ, आर्ट्स, लॉ, मोरल, कस्टम्स, और जो भी कैपेबिलिटीज हैं जो एक मैन जो है एक्वायर करता है एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी, वो सारी चीजें आ जाती हैं कल्चर में। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ईबी टाइलर के डेफिनेशन में क्या क्या चीजें आती हैं, नॉलेज आती हैं, बिलीफ आती हैं, आर्ट आते हैं, लॉ, मोरल एंड कस्टम्स आते हैं। तो इतना ही अगर आपको याद है तब भी आप इनके डेफिनेशन का आंसर दे सकते हैं। संस्कृति की परिभाषा, सांस्कृतिक मनोविज्ञानी
एडवर्ड बर्नेट टाइलर यानी कि जिनको ईबी टाइलर के नाम से जाना जाता है, उन्होंने संस्कृति को जटिल संपूर्णता के रूप में परिभाषित किया। ये कहते हैं संस्कृति क्या है, जटिल संपूर्णता है, ठीक, जिसमें ज्ञान होता है, जिसमें विश्वास होता है, जिसमें कला होती है, जिसमें कानून होता है, जिसमें नैतिकता होती है, जिसमें रीति रिवाज होते हैं, और समाज के सदस्य के रूप में एक मनुष्य द्वारा प्राप्त की गई जितनी भी क्षमताएं हैं, वो सारी क्षमताएं संस्कृति का हिस्सा ही होती हैं। ठीक, तो आपको याद रखना है कि ईबी टाइलर ने जो परिभाषा बताई है संस्कृति में, उसमें आता है ज्ञान, विश्वास, कला, कानून, नैतिकता, रीति रिवाज और समाज के रूप में मनुष्य के द्वारा प्राप्त की, समाज के सदस्य के रूप में मनुष्य के द्वारा प्राप्त की गई क्षमताएं। ठीक, तो इससे आप आंसर कर सकते हैं कि ईबी टाइलर की डेफिनेशन क्या है। उसके बाद अब्राहम एम फ्रांसिस ने किस तरह से डिफाइन किया है कल्चर को। अब्राहम एम फ्रांसिस डिफाइंस कल्चर एज अ टोटल वे ऑफ लाइफ। तो ये आपसे पूछा जा सकता है किसने कल्चर को अ टोटल वे ऑफ लाइफ कहा है, तो इट इज अब्राहम एम फ्रांसिस हु सेड दैट culture as a total way of life of a social group, meaning everything they are, they do and they have। यानी कि जो वो हैं, जो वो करते हैं, जो वो रखते हैं, वो सारी चीजें कल्चर का हिस्सा हैं। ठीक, अब्राहम एम फ्रांसिस कहते हैं कि कल्चर इज अ टोटल वे ऑफ लाइफ। ठीक, इज अ टोटल वे ऑफ लाइफ ऑफ अ सोशल ग्रुप, किसी भी सोशल ग्रुप का टोटल वे ऑफ लाइफ है। हर वो चीज जो वो हैं, जो वो करते हैं या जो वो रखते हैं, वो सारी चीजें कल्चर का हिस्सा है। अब्राहम एम फ्रांसिस ने संस्कृति को एक सामाजिक समूह के जीवन का कुल तरीका बताया। तो ये पूछा जा सकता है कि संस्कृति को सामाजिक समूह के जीवन का कुल किसने कहा है, तो ये अब्राहम एम फ्रांसिस ने कहा है, जिसका अर्थ क्या है कि वो सब कुछ हैं, वो जो कुछ भी हैं, वो जो कुछ करते हैं, जो कुछ उनके पास है, वो सारी चीजें संस्कृति का हिस्सा है। जो वो हैं, जो वो करते हैं, जो उनके पास है, वो सारी चीजें संस्कृति का हिस्सा है। ठीक, इट इज कॉम्प्लेक्स सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ बिलीफ्स, वैल्यूज, स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस, लैंग्वेज एंड टेक्नोलॉजी शेयर्ड बाय मेंबर ऑफ अ सोशल ग्रुप। यानी कि क्या है, एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है कल्चर। अब्राहम एंड फ्रांसिस की डेफिनेशन है ये कि इट इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ, जिसमें क्या क्या चीजें होती हैं, बिलीफ्स होते हैं, वैल्यूज होती हैं, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होती हैं, लैंग्वेज एंड टेक्नोलॉजी होती है, शेयर्ड लैंग्वेज एंड टेक्नोलॉजी शेयर्ड बाय मेंबर ऑफ सोशल ग्रुप। एक सोशल ग्रुप के मेंबर के द्वारा जो शेयर की गई टेक्नोलॉजीज हैं, लैंग्वेज है, प्रैक्टिसेस हैं, वैल्यूज हैं, स्टैंडर्ड है, बिलीफ हैं, ये सारी चीजें कल्चर का हिस्सा है। तो अब्राहम एम फ्रांसिस में आपको इट इज अ टोटल वे ऑफ लाइफ याद रखना है, बाकी डेफिनेशन याद करने की उतनी जरूरत नहीं। ये एक जटिल प्रणाली है जिसमें एक सामाजिक समूह के सदस्यों द्वारा साझा किए गए विश्वास, मूल मानक, अभ्यास, भाषा और तकनीक शामिल है। यानी कि संस्कृति क्या है, एक जटिल प्रणाली है जिसमें एक सामाजिक समूह के सदस्यों द्वारा साझा किए गए, जिसमें जो समाज के सदस्य हैं उनके द्वारा साझा किए गए विश्वास शामिल होते हैं, उनके द्वारा साझा किए गए मूल्य शामिल होते हैं, उनके द्वारा साझा किए गए मानक शामिल होते हैं, उनके द्वारा साझा किए गए अभ्यास शामिल होते हैं, भाषा शामिल होती हैं और तकनीक शामिल होती है। तो ये सारी चीजें संस्कृति का ही हिस्सा होती हैं। रॉल्फ लिंटन किस तरह से कल्चर को डिफाइन करते हैं, तो रॉल्फ लिंटन कहते हैं कल्चर इज एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ लर्न्ड रिस्पॉन्सेस। तो ये इनका कीवर्ड्स है, आप ये याद रखिएगा। कल्चर इज एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ लर्न्ड रिस्पॉन्सेस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर सोसाइटी। ठीक, लर्न्ड रिस्पॉन्सेस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सोसाइटी। कल्चर क्या है, a culture is an organized group of learned responses and characteristics of particular society। रॉल्फ लिंटन कहते हैं कि संस्कृति किसी विशेष समाज की सीखी हुई प्रतिक्रियाओं या एक संगठित समूह है, या तो समाज के द्वारा सीखी गई प्रतिक्रियाएं हैं या संगठित समूह है। ठीक, जेम्स स्पार्डले कैसे डिफाइन करते हैं कल्चर को,
कल्चर इज द एक्वायर्ड नॉलेज। तो ये आप डेफिनेशन की कीवर्ड्स रख सकते हैं। एक्वायर्ड नॉलेज, एक्वायर्ड नॉलेज किस में आता है? नॉलेज अगर सिर्फ है तो ये ईवी टाइलर में आता है। एक्वायर्ड नॉलेज है तो जेम्स स्पार्डली में आता है। ठीक, कल्चर इज द एक्वायर्ड नॉलेज पीपल यूज टू इंटरप्रेट, जिसका इस्तेमाल लोग यूज करते हैं अपने एक्सपीरियंस को इंटरप्रेट करने के लिए एंड जनरेट बिहेवियर, और अपने बिहेवियर को जनरेट करने के लिए, यानी कि अपने एक्सपीरियंस को इंटरप्रेट करने के लिए और अपने बिहेवियर को जनरेट करने के लिए कल्चर का इस्तेमाल करते हैं लोग। ठीक, और जिसको जेम्स एडवर्डी ने कहा है कि इट इज एक्वायर्ड नॉलेज। ये क्या है? एक एक्वायर्ड नॉलेज होती है। एक्वायर्ड नॉलेज किसको कहते हैं? जिसको हम लोग गेन करते हैं, जिसको हम लोग पाते हैं। ठीक, जेम्स स्पार्डली के अनुसार संस्कृति वो ज्ञान है जिसे लोग अनुभव की व्याख्या करने और व्यवहार उत्पन्न करने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक, तो जेम्स स्पार्डली का क्या कहना है कि संस्कृति वो ज्ञान है जिसे लोग अनुभव की व्याख्या करने और व्यवहार उत्पन्न करने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक, एक ऐसा ज्ञान है संस्कृति, संस्कृति एक ऐसा ज्ञान है जिसका इस्तेमाल अनुभव की व्याख्या करने या व्यवहार उत्पन्न करने के लिए लोग करते हैं। ये जेम्स स्प्रेडली का डेफिनेशन है कल्चर का, संस्कृति का। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मॉरिसन मैकाइवर, रॉबर्ट मैरिसन मैकाइवर ने किस तरह से डिफाइन किया है कल्चर को? कल्चर इज द एक्सप्रेशन ऑफ आवर नेचर इन आवर मोड्स ऑफ लिविंग and our thinking, intercourse in our literature, in religion, in recreation and enjoyment। तो ये सारी चीजें कल्चर में आ जाती हैं। ठीक, सो रॉबर्ट मॉरिसन मैकाइवर किस तरह से कल्चर को डिफाइन करते हैं कि कल्चर क्या है? कल्चर एक एक्सप्रेशन है हमारे नेचर का, हमारे मोड्स ऑफ लिविंग का, हमारे मोड्स ऑफ थिंकिंग का, हमारे इंटरकोर्स का लिटरेचर के साथ। ठीक, यानी कि किस तरह से हम लोग भाषा यूज करते हैं, किस तरह से बातचीत करते हैं, किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से रहते हैं, और हमारा रिलीजन क्या है, ये सारी चीजें जो है कल्चर का हिस्सा है। इन रिक्रिएशन एंड एंजॉयमेंट, रिक्रिएशन और एंजॉयमेंट। ठीक, रिक्रिएशन क्या होता है? कोई चीज आप मतलब त्योहार वगैरह जो मनाते हैं वो सब चीजें रिक्रिएशन में आ जाती हैं। एंजॉयमेंट। रॉबर्ट मॉरिसन मैकाइवर के अनुसार संस्कृति हमारे रहन सहन, हमारे सोचने के तरीके, हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है। ठीक, तो संस्कृति क्या है? हमारे रहन सहन के तरीके कैसे हैं, हमारे सोचने के तरीके कैसे हैं, हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति कैसी है, हमारे साहित्य में, धर्म में, मनोरंजन में और आनंद में, संभोग में। ठीक, यानी कि ये सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक, कि हम भाषा के साथ कैसे जुड़े हुए हैं। ठीक, हम साहित्य के साथ कैसे जुड़े हुए हैं, हमारा धर्म क्या है, मनोरंजन किस तरह से हम लोग करते हैं, आनंद कैसे लेते हैं, हमारे सोचने के तरीके कैसे हैं, हमारा रहन सहन कैसा है, ये सारी चीजें संस्कृति का हिस्सा होती हैं। इन द ओपिनियन ऑफ एच टी मजमूदार ने कैसे डिफाइन किया है कल्चर को? एच टी मजमूदार ने कैसे डिफाइन किया है कल्चर को? कल्चर इज द सम टोटल ऑफ ह्यूमन अचीवमेंट। तो ये खाली इतना आप अगर कीवर्ड्स याद रखें, सम टोटल ऑफ टोटल अचीवमेंट, सम टोटल ऑफ ह्यूमन अचीवमेंट। ठीक, कल्चर इज द सम टोटल ऑफ ह्यूमन अचीवमेंट, तो ये कीवर्ड है मजमूदार का। तो कल्चर इज अ सम टोटल ऑफ ह्यूमन अचीवमेंट, मटेरियल एज वेल एज नॉन मटेरियल। तो ह्यूमन अचीवमेंट चाहे वो मटेरियल हो चाहे नॉन मटेरियल हो, कैपेबल ऑफ ट्रांसमिशन, जो ट्रांसमिशन के कैपेबल हो, सोशोलॉजिकली दैट इज बाय ट्रेडिशन एंड कम्युनिकेशन। यानी कि सोशोलॉजिकली हम क्या कह सकते हैं कि कल्चर क्या है? ये ट्रेडिशन है, कम्युनिकेशन है, वर्टिकली एज वेल एज हॉरिजॉन्टली, यानी कि ये इसका ट्रांसमिशन हो सके ट्रेडिशन के जरिए, कम्युनिकेशन के जरिए, चाहे वर्टिकली हो यानी कि नीचे से ऊपर हो, चाहे हॉरिजॉन्टली हो, चाहे बराबर में हो। ठीक, ट्रांसमिशन होना चाहिए इसका। तो मजमूदार, एच टी मजमूदार के डेफिनेशन याद करते वक्त पूरी डेफिनेशन आपको नहीं याद करना है,
बस इतना याद रखना है, सम टोटल ऑफ ह्यूमन अचीवमेंट। कल्चर इज द सम टोटल ऑफ ह्यूमन अचीवमेंट। एस.टी. मजमूदार के अनुसार संस्कृति क्या है? संस्कृति मानवीय उपलब्धियों का कुल योग है। संस्कृति क्या है? मानवीय उपलब्धियों का कुल योग है। यही अगर आपको याद है तो मजमूदार की डेफिनेशन आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये मजमूदार का डेफिनेशन है। ठीक, आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये मजमूदार की डेफिनेशन है। ठीक, तो एस.टी. मजमूदार के अनुसार संस्कृति मानवीय उपलब्धियों का कुल योग है, सामग्री के साथ साथ गैर भौतिक, भौतिक के साथ साथ गैर भौतिक कह सकते हैं। ठीक, भौतिक के साथ साथ गैर भौतिक, जो प्रसारण के लिए सक्षम हो, प्रसारण के लिए सक्षम हो, यानी कि जिसका प्रसारण किया जा सकता हो, ऐसी भौतिक और गैर भौतिक वस्तुएं जिसका प्रसारण किया जा सकता हो सामाजिक रूप से, जिसका प्रसारण किया जा सकता हो सामाजिक रूप से। यानी कि क्या मतलब है कि सामाजिक रूप से, सामाजिक रूप से का क्या मतलब है कि सामाजिक रूप से प्रसारण किया जा सकता हो। ठीक, परंपरा और संचार द्वारा, यानी कि परंपरा और संचार द्वारा इन सब चीजों का, भौतिक और गैर भौतिक सामग्रियों का प्रसारण सक्षम हो। ठीक, इसके द्वारा परंपरा और संचार द्वारा लंबवत और साथ ही शैक्षिक रूप से, ठीक, चाहे वो लंबवत तरीके से प्रसारण हो रहा हो, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ हो रहा हो, चाहे बराबरी पे हो रहा हो, क्षैतिज रूप से। ठीक, तो ये एस.टी. मजमूदार की डेफिनेशन है, परिभाषा है कल्चर की। हालांकि आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि संस्कृति मानवीय उपलब्धियों का कुल योग है, क्योंकि ये डेफिनेशन में आता है मजमूदार की, ये एस.टी. मजमूदार के डेफिनेशन में ये चीजें आती हैं। अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट ई. एडम्सन हेबल स्टेट्स, ई. एडम्सन हेबल, जिसको E.A. हेबल भी कहा जाता है, इन्होंने कल्चर को कैसे डिफाइन किया है? कल्चर इज द सम टोटल ऑफ इंटीग्रेटेड लर्न बिहेवियर पैटर्न। ठीक, ये सिर्फ इतना आपको याद रखना है, कल्चर इज द सम टोटल ऑफ इंटीग्रेटेड लर्न बिहेवियर पैटर्न विच आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंबर ऑफ सोसाइटी, जो किसी भी मेंबर ऑफ सोसाइटी की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, एंड विच आर देयरफॉर नॉट द रिजल्ट ऑफ बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस, जो बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस का रिजल्ट नहीं होता। तो आप खाली इतना भी याद रख सकते हैं, बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस जिस कल्चर के डेफिनेशन में आती है वो E.A. हिबल की ही है। ठीक, वो E.A. हिबल की ही डेफिनेशन है। तो बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस ही अगर आप याद रखते हैं तब भी ये कहते हैं कि ये बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस का पार्ट नहीं है, यानी कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसके पास कल्चर नहीं होता है, वो एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी इन सारी चीजों को सीखता है। ये एक लर्न बिहेवियर पैटर्न है। ठीक, अमेरिकी मानव विज्ञानी E. एडम्सन हेबल कहते हैं संस्कृति एकीकृत सीखे हुए व्यवहार पैटर्न का कुल योग है। संस्कृति क्या है? एकीकृत सीखे हुए व्यवहार पैटर्न का कुल योग है, जो एक समाज के सदस्यों की विशेषता है। संस्कृति क्या है? किसी भी समाज के सदस्यों की विशेषता है, और जो इसलिए जैविक विरासत का परिणाम नहीं है। तो ये कहते हैं कि ये संस्कृति जो है जैविक विरासत का परिणाम नहीं है। तो डायरेक्ट इससे भी पूछा जा सकता है कि किसने कहा है कि संस्कृति जैविक विरासत का परिणाम नहीं है? तो ये E.A. हेबल ने कहा था कि संस्कृति जैविक विरासत का परिणाम नहीं। ब्रोनिस्ला मेलिनोस्की कैसे डिफाइन करते हैं कल्चर को? ब्रोनिस्ला मेलिनोस्की कैसे डिफाइन करते हैं कल्चर को? डिफाइंस कल्चर एज द हैंडी वॉक। ठीक, तो अगर सिर्फ आप हैंडी वॉक ही याद रखें ना, या आर्टिफैक्ट्स याद रखें, हैंडी वॉक या आर्टिफैक्ट, तो ये मेलिनोस्की के डेफिनेशन आ जाती है कल्चर, आर्टिफैक्ट या हैंडी वॉक। ठीक, डेफिनेशन कल्चर एज द हैंडी वॉक ऑफ मैन एंड मीडियम थ्रू विच ही अचीव हिज एंड। ठीक, तो एक आदमी का जो हैंडी वॉक है और वो मीडियम जिसके जरिए वो अपने एंड को अचीव करता है, वो सारी चीजें कल्चर का पार्ट है। ब्रोनिस्ला मेलिनोस्की ने संस्कृति को मनुष्य की करतूत, ठीक, तो सबसे पहले आप ये याद रखना है कि मनुष्य जो भी चीजें करता है अपने हाथों से, आर्टिफैक्ट्स वगैरह, ठीक, हस्तकला जिसको कहते हैं हम लोग,
हस्तकला है या हस्तकला है, हस्त है शायद ना, हस्तकला जिसको कहते हैं, ठीक। और वो माध्यम जिस माध्यम के जरिए वो अपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है, यहाँ पे हो जाएगा लक्ष्यों, और वो माध्यम जिसके जरिए वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है, वो सारी चीजें मेलिनोस्की के अकॉर्डिंग संस्कृति में आ जाती हैं। यानी कि वो सारी चीजें मेलिनोस्की के संदर्भ में अगर देखें तो जो हस्तकला है या जो ऐसे माध्यम जिन माध्यम के जरिए कोई भी मनुष्य अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है, वो सारी चीजें कल्चर का हिस्सा है, संस्कृति का हिस्सा है, ठीक। अकॉर्डिंग टू एंडरसन एंड पर्कर ने कैसे डिफाइन किया है कल्चर को? कल्चर इज द टोटल कंटेंट ऑफ फिजियो सोशल, बायो सोशल एंड साइको सोशल। तो आप ये याद रखिएगा कि एंडरसन एंड पैरकर की जो डेफिनेशन है उसमें फिजियो सोशल आता है, बायो सोशल आता है और साइको सोशल आता है, ठीक। तो ये कीवर्ड्स है, इसके जरिए आप इनके डेफिनेशन याद रख सकते हैं। तो एंडरसन एंड पर्कर की जो डेफिनेशन है कल्चर की, कल्चर इज द टोटल कंटेंट ऑफ, तो टोटल कंटेंट किसका है, यानी कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, फिजियो सोशल होती हैं, बायो सोशल होती हैं एंड साइको सोशल, जितनी भी चीजें हैं वो सारी कल्चर में आती हैं। यूनिवर्स मैन हैज प्रोड्यूस एंड द सोशली क्रिएटेड मैकेनिज्म थ्रू विच दीज सोशल प्रोडक्ट ऑपरेट। यानी कि यूनिवर्स में जो भी चीजें हैं, साइको सोशल, बायो सोशल, फिजियो सोशल चीजें जो एक मैन ने प्रोड्यूस किया है, और ऐसे मैकेनिज्म जो इन सारी चीजों को ऑपरेट करते हैं, जो इन सारी चीजों को चलाते हैं, वो सारी चीजें कल्चर का हिस्सा हैं अकॉर्डिंग टू एंडरसन एंड पर्कर, ठीक। फिजियो सोशल, बायो सोशल एंड साइको सोशल, ये याद रखना है बस आप। एंडरसन और पर्कर के अनुसार संस्कृति भौतिक, सामाजिक, जैव सामाजिक और मानव सामाजिक, भौतिक, सामाजिक, जैव सामाजिक और मानव सामाजिक ब्रह्मांड की कुल सामग्री। तो भौतिक, सामाजिक, जैव सामाजिक और मानव सामाजिक ब्रह्मांड की कुल सामग्री है संस्कृति, जिसे मनुष्य ने उत्पन्न किया है, जिसे क्या है, मनुष्य ने ही उत्पन्न किया है। सामाजिक रूप से निर्मित तंत्र जिसके माध्यम से, और कुछ ऐसे सामाजिक रूप से निर्मित तंत्र हैं जिनके माध्यम से सामाजिक उत्पाद संचालित होते हैं। ये सारी चीजें किसमें आ जाती हैं, संस्कृति में आती हैं अकॉर्डिंग टू एंडरसन एंड पर्कर। अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट रॉबर्ट बियर्स्ट स्टेट्स कल्चर इज द कॉम्प्लेक्स होल। तो कल्चर क्या है, कॉम्प्लेक्स होल है। कल्चर इज द कॉम्प्लेक्स होल दैट कंसिस्ट ऑफ एवरीथिंग वी थिंक एंड डू। तो हर वो चीज जो हम सोचते हैं, और हर वो चीज जो हम करते हैं, और हर वो चीज जो हमारे पास है एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी, इट इज अ डेफिनेशन ऑफ कल्चर, ठीक। वो कल्चर का पार्ट्स है, ठीक। यानी कि कल्चर एक कॉम्प्लेक्स होल है, हर उस चीज का जो हम सोचते हैं, हर उस चीज का जो हम करते हैं, हर उस चीज का जो हम रखते हैं एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी, उसे कल्चर कहा जाता है अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट बियरस्टेड। रॉबर्ट बियरस्टेड एक अमेरिकी समाजशास्त्री थे। इन्होंने संस्कृति की परिभाषा कैसे बताई है, संस्कृति वो जटिल समग्रता है, संस्कृति क्या है, वो जटिल समग्रता है जिसमें वो सब कुछ शामिल है, जिसमें वो सब कुछ शामिल होता है जो हम सोचते हैं, जो हम करते हैं, जो समाज के सदस्य के रूप में हमारे पास है, ठीक, जो समाज के सदस्य के रूप में हमारे पास है, वो सारी चीजें कल्चर का हिस्सा होती हैं अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट बियरस्टेड। थ्री कंपोनेंट ऑफ कल्चर, संस्कृति के तीन घटक कौन कौन से हैं? तो कॉग्निटिव कंपोनेंट, मटेरियल कंपोनेंट एंड नॉर्मेटिव कंपोनेंट। तो ये याद रखिएगा, कल्चर के तीन कंपोनेंट हैं, कॉग्निटिव, मटेरियल एंड नॉर्मेटिव, CMN, कॉग्निटिव, मटेरियल एंड नॉर्मेटिव। संस्कृति के तीन घटक हैं, संज्ञानात्मक, सामग्री घटक और मानक घटक, यानी कि ससम। संज्ञानात्मक, सामग्री और मानक। सामग्री की जगह पे आपको भौतिक भी दिया हो सकता है कहीं कहीं, ठीक। तो ये तीन घटक हैं कल्चर के।
एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर कौन कौन से हैं? 3 एस्पेक्ट ऑफ कल्चर, संस्कृति के 3 पहलू कौन कौन से हैं? कल्चर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। तो पहला एस्पेक्ट है कि कल्चर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है। कल्चर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है। संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। ये पहला पहलू है संस्कृति का। संस्कृति का पहला पहलू है कि संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। कल्चर इज अ पैटर्न ऑफ बिहेवियर। कल्चर क्या है? पैटर्न ऑफ बिहेवियर है। ठीक, कल्चर इज अ पैटर्न ऑफ बिहेवियर। संस्कृति व्यवहार का एक पैटर्न है। कल्चर इज लर्न, यानी कि कल्चर को सीखा जाता है। कोई पैदा होते ही कल्चर उसके अंदर नहीं होता है, बल्कि कल्चर को सीखा जाता है। संस्कृति सीखी जाती है। ठीक, संस्कृति क्या की जाती है? सीखी जाती है। नेक्स्ट आता है एकल्चरेशन। एकल्चरेशन इन प्रेजेंट डे में एकल्चरेशन क्या होता है? इज डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच अ पर्सन और ग्रुप फ्रॉम वन कल्चर कम्स इन कॉन्टेक्ट विद अनदर। यानी कि जब एक पर्सन या ग्रुप एक कल्चर से दूसरे कल्चर के कांटेक्ट में आता है, यानी कि एक पर्सन है और या तो ग्रुप है पूरा पूरा, वो उनका एक अलग कल्चर है, लेकिन वो किसी और कल्चर के कांटेक्ट में आते हैं, एडॉप्टिंग द वैल्यूज एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अदर्स। ठीक, तो वो क्या करते हैं कि कुछ दूसरे कल्चर की वैल्यूज और प्रैक्टिसेस को एडॉप्ट कर लेते हैं, while still retaining their own distinct identity। वो अपना पूरा कल्चर छोड़ते नहीं है, बल्कि अपने कल्चर को भी मानते हैं और दूसरे के कल्चर की कुछ वैल्यूज और प्रैक्टिसेस को एडॉप्ट कर लेते हैं। तो इस तरह के इसको क्या कहा जाता है? ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है एकल्चरेशन। जब कोई इंडिविजुअल या ग्रुप अपने कल्चर को छोड़ता नहीं है, बल्कि दूसरे के कल्चर के कॉन्टेक्ट में आकर उनके कुछ वैल्यूज और बिहेवियर को सीख लेता है, उनके कुछ वैल्यूज और प्रैक्टिसेस को सीख लेता है, तो इसको एकल्चरेशन कहा जाता है। ठीक, जैसे कोई हिंदू कल्चर से बिलोंग करता है या हिंदू सोसाइटी में है, तो हिंदू के अलग कल्चर होंगे। ठीक, अगर वो कहीं पे जा रहा है, बाहर रह रहा है, तो क्रिश्चियन लोगों के साथ रह रहा है मान लेते हैं। ठीक, तो इनके कुछ वैल्यूज, कुछ प्रैक्टिसेस हो सकता है इनके अंदर आ जाए, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि ये अपने हिंदू कल्चर को छोड़ दिया। तो अगर ये अपने हिंदू कल्चर को साथ में रख रहा है, ठीक, और क्रिश्चियनिटी के कुछ वैल्यूज और प्रैक्टिसेस को अपना ले रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? एकल्चरेशन कहलाएगा। या एक सोसाइटी में कोई रह रहा है, वहाँ का कोई कल्चर है, अब वो दूसरे सोसाइटी में जाता है, वहाँ का अलग कल्चर है, लेकिन ये अपने कल्चर को छोड़ता नहीं है, लेकिन दूसरे कल्चर के कुछ वैल्यूज और प्रैक्टिसेस को एडॉप्ट कर लेता है, तो इसको एकल्चरेशन कहा जाता है। सांस्कृतिक संक्रमण क्या है? सांस्कृतिकरण वर्तमान दिनों में उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो आजकल जो है इसको माना जाता है कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक संस्कृति का एक व्यक्ति या समूह, यानी कि एक संस्कृति के मानने वाला कोई एक व्यक्ति या समूह दूसरी संस्कृति के संपर्क में आता है, लेकिन वो अपनी संस्कृति को ना छोड़ते हुए दूसरी संस्कृति के मूल्यों और प्रथाओं को अपना लेता है, तो इसको क्या कहा जाता है? संस्कृति संक्रमण। ठीक, दूसरी संस्कृति के मूल्यों और प्रथाओं को अपनाते हुए अपनी अलग पहचान बनाए रखता है, यानी कि अपने कल्चर को बनाए रखता है, तो इसको संस्कृति संक्रमण कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट आता है एनकल्चरेशन, संस्कृतिकरण। द प्रोसेस विच एन इंडिविजुअल लर्न्स द ट्रेडिशनल कंटेंट ऑफ अ कल्चर, यानी कि कल्चर के सीखने के प्रोसेस को एनकल्चरेशन कहा जाता है। कल्चर के सीखने के प्रोसेस को एनकल्चरेशन कहा जाता है। सिंपल है। एनकल्चरेशन को कभी कभी सोशलाइजेशन भी कहा जाता है, क्योंकि सोशलाइजेशन में हम लोग वैल्यूज बिलीफ, प्रैक्टिसेस, यही सारी चीजें सीखते हैं। तो एनकल्चरेशन यानी कि कल्चर को सीखना, और एनकल्चरेशन की जगह पे कभी कभी सोशलाइजेशन टर्म भी यूज होता है। संस्कृतिकरण की जगह पे कहीं कहीं समाजीकरण का शब्द भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि दोनों का मतलब सेम है। एनकल्चरेशन मतलब कल्चर को सीखना, संस्कृतिकरण मतलब संस्कृति को अपनाना, उसको सीखना। ठीक, तो द प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल लर्न्स द ट्रेडिशनल कंटेंट ऑफ अ कल्चर एंड असिमिलेट्स इट्स प्रैक्टिसेस एंड वैल्यूज, उसकी प्रैक्टिसेस और वैल्यूज को
असिमुलेट कर लेता है अपने अंदर, तो उसको एनकल्चरेशन कहा जाता है। संस्कृतिकरण वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति किसी संस्कृति की पारंपरिक सामग्री को सीखता है और उनकी प्रथाओं और मूल्यों को आत्मसात करता है, तो उसको सांस्कृतिकरण कहा जाता है। सांस्कृतिकरण की जगह पे कहीं कहीं समाजीकरण का शब्द भी इस्तेमाल होता है। कल्चरल डिफ्यूजन, कल्चरल डिफ्यूजन क्या होता है? सांस्कृतिक मिलन। कल्चरल डिफ्यूजन इज द स्प्रेडिंग आउट, मार्जिंग ऑफ पीस फ्रॉम डिफरेंट कल्चर, यानी कि जब अलग अलग कल्चर की कुछ चीजें फैलने लगती हैं, दूसरे कल्चर में जाके मिल जाती हैं, दूसरे कल्चर तक फैलने लगती हैं, तो उसी को कल्चरल डिफ्यूजन कहा जाता है। डिफ्यूजन कहते हैं आपस में मिल जाना, ठीक। तो कुछ वैल्यूज एंड प्रैक्टिसेस एक कल्चर की दूसरे में मिल जाती हैं और दूसरे वाले की पहले वाले में मिल जाती है। सांस्कृतिक मिलन क्या है? सांस्कृतिक प्रसार विभिन्न संस्कृतियों के टुकड़ों का प्रसार और विलय है, यानी कि जो विभिन्न संस्कृतियों के जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनका प्रसार और विलय जो है क्या कहलाता है? सांस्कृतिक मिलन कहलाता है। These different culture all have many diverse type of food. अलग अलग कल्चर हैं, सबके पास अलग अलग टाइप्स के खाने हैं, अलग अलग टाइप्स की क्लॉथिंग है, हर कल्चर में अलग अलग चीजें होती हैं। जैसे आप साउथ ईस्टर्न कल्चर में देख लीजिए, साउथ कल्चर में देख लीजिए, तो वहाँ पे खाना अलग है। नॉर्थ में जो इंडिया का जो नॉर्थ है, यूपी वगैरह, उसमें फूड अलग होंगे, ठीक। तो अलग अलग कल्चर के फूड अलग होते हैं, क्लॉथ अलग होते हैं, लैंग्वेज अलग होती हैं, दैट पीपल लव एंड एंजॉय एवरी डे, जिसको लोग जो उनको मानने वाले होते हैं उनके साथ उनको प्रेम भी होता है और हर दिन उसका इंजॉय भी करते हैं, ठीक। इन विभिन्न संस्कृतियों में कई तरह के भोजन होते हैं, कई तरह के कपड़े होते हैं और यहाँ तक की भाषाएं भी कई तरह की होती हैं, जिन्हें लोग प्यार करते हैं और हर दिन उनका आनंद लेते हैं, ठीक। जिन्हें लोग प्यार करते हैं और हर दिन उनका आनंद भी लेते हैं। 4 टाइप्स ऑफ कल्चरल डिफ्यूजन, 4 तरह के कल्चरल डिफ्यूजन कौन कौन से हैं? 4 प्रकार के सांस्कृतिक प्रसार कौन कौन से हैं? दे आर एक्सपेंशन, कैटेगोरियस, कैटेगियस नहीं कॉन्टेंजियस, एक्सपेंशन, कॉन्टेंजियस, हायरार्किकल, स्टिमुलस एंड रीलोकेशन डिफ्यूजन, ठीक। तो ये 4 कल्चरल डिफ्यूजन आपको पता होना चाहिए। कल्चरल डिफ्यूजन कैसे होता है? एक्सपेंशन के जरिए, जैसे कल्चर का जो एरिया है वो बढ़ने लगे। कॉन्टेंजियस, यानी कॉन्टेंजियस कहते हैं जैसे कुछ बीमारी भी होती है कॉन्टेंजियस, एक आदमी को हो गई तो दूसरे तक फैलती है। तो एक आदमी का कल्चर अलग था, दूसरा उसके साथ रहने लगा, तो इसका कल्चर जो है इसके अंदर भी आ गया, तो इसको कॉन्टेंजियस कहा जाता है। हायरार्किकल, स्टिमुलस एंड रीलोकेशन डिफ्यूजन, 4 प्रकार के सांस्कृतिक प्रसार होते हैं, जिसमें विस्तार आता है, संक्रमक आता है, पदानुक्रमित आता है, उत्तेजना आती है और स्थानांतरण प्रसार आता है, ठीक। एथनोसेंट्रिज्म किसको कहा जाता है? परजाति केंद्रिता किसको कहा जाता है? एथनोसेंट्रिज्म इज द मेजरिंग एंड जजिंग ऑफ वन कल्चर बाय अनदर कल्चर। जब एक कल्चर दूसरे कल्चर को जज करता है, मेजर करता है, तो उसको एथनोसेंट्रिज्म कहा जाता है। दूसरे कल्चर को जज करता है और अपने कल्चर को अच्छा मानता है, तो इसी को एथनोसेंट्रिज्म कहा जाता है। दूसरे कल्चर को जज करना, दूसरे कल्चर को मेजर करना। प्रजाति केंद्रिता किसको कहा जाता है? तो प्रजाति केंद्रिता कहते हैं एक संस्कृति द्वारा दूसरे संस्कृति को मापने और पहचानने का, ठीक। जब एक संस्कृति दूसरे संस्कृति को मापने लगती है और पहचानने लगती है और कुछ हद तक ये मानती है, अपने से कमतर मानती है, अपने संस्कृति से दूसरे संस्कृति को कमतर मानती है, तो इसी को प्रजाति केंद्रिता कहा जाता है। दिस कैन ईदर अ पॉजिटिव और निगेटिव, तो एथनोसेंट्रिज्म पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। जैसे मेरा कोई कल्चर है, मैं दूसरे कल्चर को कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक, लेकिन मैं ये मान रहा हूँ कि ये कल्चर बेस्ट है, तो ये पॉजिटिव एथनोसेंट्रिज्म है। तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव एथनोसेंट्रिज्म हो जाएगा, जिसमें मैं अपने कल्चर को इस कल्चर से एटलीस्ट अपने कल्चर को कम मान रहा हूँ, ठीक। इस कल्चर से एटलीस्ट अपने कल्चर को कम मान रहा हूँ। जैसे इंडियन जो है अमेरिकन कल्चर को ज्यादा बेहतर मानते हैं, ठीक। सो एक तरह से ये पॉजिटिव एथनोसेंट्रिज्म है। निगेटिव एथनोसेंट्रिज्म क्या है? जब आप दूसरे कल्चर को अपने से खराब मानते हो
और ये मानते हो कि दूसरा कल्चर एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, उसको खत्म हो जाना चाहिए, तो ये क्या है, नेगेटिव एथनोसेंट्रिज्म है। दिस कैन बी ईदर अ पॉजिटिव और नेगेटिव जजमेंट अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द बिलीफ ऑफ टू कल्चर। ठीक, ये दो संस्कृतियों की मान्यताओं के बीच अंतर है, जिसके बारे में सकारात्मक या नकारात्मक निर्णय हो सकते हैं। या तो सकारात्मक हो सकते हैं या नकारात्मक होंगे। सकारात्मक कब होंगे, जब मैं अपनी संस्कृति को मानूंगा कि दूसरी जो संस्कृति है वो मेरी संस्कृति से अच्छी है, तो ये सकारात्मक है। और जब मैं ये मानने लगता हूँ कि मेरी ही संस्कृति सिर्फ अच्छी है, बाकी संस्कृतियां अच्छी नहीं है, तो ये नकारात्मक हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट आता है एसिमिलेशन, यानी कि मिलाना। एसिमिलेशन मतलब आप समझ रहे हैं, जब दो कल्चर आपस में मिल जाएं। एसिमिलेशन मतलब ही होता है मिलना। ठीक, assimilation describes the process by which minority integrates socially, culturally, and or politically into a larger dominant culture and society। जब जो माइनॉरिटी में है, यानी कि जो कम लोग हैं किसी कल्चर को मानने वाले, किसी कल्चर को मानने वाले कम लोग हैं, और वहां पे कोई बहुत बड़ा कल्चर पाया जाता है जिसको मेजोरिटी ऑफ पीपल मानते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, जो माइनॉरिटी में होते हैं वो मेजोरिटी के कल्चर को अपना लेते हैं। वो धीरे धीरे क्या करते हैं, मेजोरिटी के कल्चर को अपना लेते हैं, उसी में घुल मिल जाते हैं। ठीक, अपने कल्चर को वो छोड़ देते हैं। ठीक, तो इसी को एसिमिलेशन कहा जाता है। मिलाना क्या है, उस प्रक्रिया का वर्णन करता है जिसके द्वारा एक अल्पसंख्यक सामाजिक संस्कृति, यानी कि जो अल्पसंख्यक हैं, जो किसी संस्कृति के मानने वाले हैं लेकिन अल्पसंख्यक में हैं, और वहीं पे किसी संस्कृति के मानने वाले जो है वो बहुसंख्यक हैं। ठीक, तो ये राजनीतिक तौर पे, सांस्कृतिक तौर पे, ठीक, एक बड़ी प्रभावशाली संस्कृति और समाज में एकत्रित हो जाते हैं। ठीक, तो जो प्रभावशाली संस्कृति है उसी को ये मानने लगते हैं, तो इसको मिलान या एसिमिलेशन कहा जाता है। द टर्म एसिमिलेशन इज ऑफन used in reference to immigrants and ethnic group। तो एसिमिलेशन का जो टर्म है वो इमिग्रेंट्स के लिए या एथनिक ग्रुप सेटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सेटलिंग इन अ न्यू लैंड, यानी कि जो इमिग्रेंट्स हैं जो नई जगह पे सेट हो रहे हैं, तो नई जगह के कल्चर को ये अपना लेते हैं, या एथनिक ग्रुप जो नई जगह पे सेट हो रहे हैं तो वहाँ के कल्चर को अपना लेते हैं। उनके लिए ये टर्म यूज किया गया है। आत्मसातकरण इसको कहते हैं। ठीक, एसिमिलेशन को आत्मसातकरण कहा जाता है। शब्द का प्रयोग अक्सर नई भूमि में बसने वाले अप्रवासियों और जातीय समूह के संदर्भ से किया जाता है, यानी कि जो नई जगह पे जाके बसते हैं, अप्रवासी हैं या जातीय समूह हैं। ठीक, तो वहीं पे जहाँ पे वो बसते हैं वहीं के कल्चर को आत्मसात कर लेते हैं, इसीलिए इसको आत्मसातकरण कहा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने कल कल्चर की पूरी डेफिनेशन देखी थी कि कल्चर की अलग अलग लोगों ने कैसी डेफिनेशन दी है, क्या क्या कहा है कल्चर के बारे में। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर के बारे में, भौतिक और अभौतिक संस्कृति के बारे में। ठीक, भौतिक और अभौतिक संस्कृति के बारे में, मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर, दोनों में फर्क क्या होता है ये हम लोग देखेंगे। मटेरियल कल्चर रिफर्स टू द ऑब्जेक्ट और बिलोंगिंग ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक, मटेरियल कल्चर क्या है, वो ऑब्जेक्ट या बिलोंगिंग जो किसी ग्रुप की या लोगों की होती है, ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि किसी ग्रुप की जो बिलोंगिंग है या ऑब्जेक्ट है, उसी को मटेरियल कल्चर कहा जाता है। किसी एक आदमी का ऑब्जेक्ट, किसी एक आदमी की बिलोंगिंग जो है कभी भी कल्चर का पार्ट नहीं होती है, बल्कि अगर वो ग्रुप की बिलोंगिंग है, ग्रुप का ऑब्जेक्ट है, ठीक, तो वो क्या कहलाता है, मटेरियल कल्चर कहलाता है। जैसे कि मंदिर है या मस्जिद है, ठीक, तो ये क्या है, मटेरियल है, एक जगह है। ठीक, एक जगह है, तो ये किसी एक की नहीं होती है, बल्कि पूरे धर्म की होती है, पूरी कम्युनिटी की होती है, पूरे ग्रुप की होती है। तो इसको हम मटेरियल कल्चर में रख सकते हैं। ठीक, लेकिन किसी एक आदमी की जो पर्सनल चीज है उसको आप मटेरियल कल्चर में नहीं रख सकते, क्योंकि पर्सनल चीजों से जो है कल्चर नहीं बनता है, बल्कि ग्रुप से कल्चर बनता है। तो ऐसी चीजें, ऐसे ऑब्जेक्ट, ऐसे बिलोंगिंग्स जो किसी ग्रुप ऑफ पीपल से बिलोंग करते हों, ऐसी चीजों को मटेरियल कल्चर कहा जाता है। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक, जैसे लोग पेड़ों को देवता मान लेते हैं, तो वो सबका एक होता है। ठीक, सब लोग एक ग्रुप जो है उसको मान रहा होता है, तो वो भी क्या हो जाएगा, एक मटेरियल कल्चर का हिस्सा हो जाएगा। ठीक, भौतिक और अभौतिक संस्कृति में
सबसे पहले आता है भौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति लोगों के समूह की वस्तुओं या सामानों को संदर्भित करती है, यानी कि जो लोगों का समूह है, यानी कि एक समूह की जो वस्तुएं हैं या सामान है उसी को संदर्भित करता है। कोई व्यक्तिगत वस्तु, कोई व्यक्तिगत सामान जो है वो भौतिक संस्कृति का हिस्सा नहीं हो सकता, लेकिन ऐसी वस्तु या ऐसे सामान जो पूरे समूह के माने जाते हैं, पूरे समूह से उस सामान का संबंध हो, तो ऐसी चीजों को संदर्भित करने के लिए भौतिक संस्कृति का शब्द यूज किया जाता है। ठीक। मेट्रो पासेस एंड बस टोकन्स आर पार्ट ऑफ मटेरियल कल्चर। अब मेट्रो पासेस या बस टोकन जो है ये भी पार्ट है मटेरियल कल्चर के। ठीक, क्योंकि मेट्रो पास जो है वो सबसे बिलोंग करता है, ग्रुप ऑफ पीपल से बिलोंग करता है। ठीक, या बस टोकन्स जो होते हैं, ठीक, वो भी मटेरियल कल्चर के पार्ट होते हैं, क्योंकि उससे आप क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं। बहुत सारे लोग उसको एक्सेप्ट भी करते हैं, मानते हैं कि आपके पास ये पास है तो आप इससे ट्रेवल कर सकते हैं। As are automobiles, stores and the physical structure where people worship। ठीक, तो ऐसे फिजिकल स्ट्रक्चर जहाँ लोग वर्शिप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जैसे मैंने मंदिर मस्जिद का एग्जांपल दिया। ठीक, ऑटोमोबाइल्स हैं, स्टोर्स हैं एंड फिजिकल स्ट्रक्चर्स हैं, तो ये सारी चीजें जो है किसमें आ जाती हैं, मटेरियल कल्चर में आ जाती हैं। ठीक, मेट्रो पास और बस टोकन भौतिक संस्कृति का हिस्सा है। मेट्रो पास और जो बस के टोकन होते हैं वो भी भौतिक संस्कृति के हिस्से हैं, जैसे कि ऑटोमोबाइल है, ठीक, स्टोर है, भौतिक संरचनाएं हैं जहां लोग जो है पूजा करते हैं, तो ऐसी संरचनाएं, ऐसी जगहें जहां लोग पूजा करते हैं, वो चीजें भी भौतिक संस्कृति का हिस्सा माने जाते हैं। ठीक, नॉन मटेरियल कल्चर इन कंट्रास्ट। अगर जो है हम लोगों ने मटेरियल कल्चर पढ़ लिया है, अब नॉन मटेरियल कल्चर क्या होता है। नॉन मटेरियल कल्चर इन कंट्रास्ट कंसिस्ट ऑफ आइडियाज। तो इसमें क्या होती हैं, आइडियाज होते हैं, एटीट्यूड्स होते हैं, बिलीव्स होते हैं। ठीक, तो नॉन मटेरियल कल्चर कंसिस्ट ऑफ आइडियाज, एटीट्यूड, बिलीफ ऑफ अ सोसाइटी। एक सोसाइटी की क्या बिलीफ है, क्या आइडियाज हैं, क्या एटीट्यूड है, ये किस में आता है, नॉन मटेरियल कल्चर में आता है। ठीक, ये नॉन मटेरियल कल्चर में आता है। तो इसको ऐसे समझिए आप कि जिस चीजों को आप छू सकते हैं, जो कल्चर का पार्ट है, जिनको आप अपने हाथ से छू सकते हैं, ठीक, तो वो मटेरियल कल्चर में आता है, और जिनको नहीं छू सकते हैं वो नॉन मटेरियल कल्चर में आता है। ठीक, जैसे आइडियाज, एटीट्यूड, बिलीफ, आप इनको सिर्फ जो है महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं इसको अपने हाथ से। ठीक, तो ऐसी चीजें जो है जिसको छू सकते हैं, जो मटेरियल चीजें होती हैं, ठीक, तो ये सारी चीजें जो है और जो पूरे ग्रुप से संबंधित होती है, ठीक, तो इसको क्या कहा जाएगा, मटेरियल कल्चर कहा जाएगा। आइडियाज, बिलीफ, एटीट्यूड, ये सब आ जाते हैं नॉन मटेरियल कल्चर में। ठीक, अभौतिक संस्कृति इसके विपरीत समाज के विचारों, दृष्टिकोणों और विश्वास से बनी होती है। ठीक, तो अभौतिक संस्कृति, अगर हम लोग भौतिक संस्कृति के विपरीत बात करते हैं, तो अभौतिक संस्कृति क्या होती है, समाज के क्या विचार हैं, समाज के क्या दृष्टिकोण हैं और समाज के जो विश्वास हैं, उससे जो है अभौतिक संस्कृति बनती है। समाज के विचार, समाज के विश्वास और समाज के दृष्टिकोण के जरिए अभौतिक संस्कृतियां बनती हैं। ठीक, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कल्चरल लैग। कल्चरल लैग एक कॉन्सेप्ट है। लैग कहते हैं पीछे रह जाना, लैग कहते हैं पीछे रह जाने को। ठीक, so the concept of conflict between technology and society was most vividly expressed in the theory of cultural lag। यानी कि कल्चरल लैग की जो थ्योरी है वो बताती है कि टेक्नोलॉजी और सोसाइटी के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। यानी कि सोसाइटी और टेक्नोलॉजी के बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, हमेशा सोसाइटी और टेक्नोलॉजी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। और इस कॉन्सेप्ट को सबसे ज्यादा एक्सप्रेस किया गया है कल्चरल लैग के कॉन्सेप्ट के जरिए। कंसीव्ड एंड energetically promulgated by William फील्डिंग ऑगबर्न। ठीक, WFR ऑगबर्न के नाम से आमतौर पे जाना जाता है, विलियम
फील्डिंग ऑगबन, ठीक, WF ऑगबन के नाम से आमतौर पे जाना जाता है। तो कल्चरल लैग का जो कॉन्सेप्ट दिया है वो किसने दिया है? WF ऑगबन ने दिया है। तो यहाँ पे आपको यही बस याद रखना है कि ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है? WF ऑगबन ने दिया है। आमतौर पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट पूछा जाता है कि कल्चरल लैग का कॉन्सेप्ट किसने दिया। आगे हम लोग देखेंगे कल्चरल लैग होता क्या है। ठीक, सांस्कृतिक पिछड़ापन, ठीक, तो मैंने बताया ना पीछे रह जाना, ठीक, पिछड़ापन, सांस्कृतिक पिछड़ापन क्या है? प्रौद्योगिकी और समाज के बीच में संघर्ष की अवधारणा, यानी कि हमेशा प्रौद्योगिकी और समाज के बीच में संघर्ष चलता रहता है और इसकी अवधारणा को सबसे स्पष्ट रूप से सांस्कृतिक अंतराल, तो सांस्कृतिक पिछड़ापन या सांस्कृतिक अंतराल दोनों जो है कल्चरल लैग का ट्रांसलेशन, ठीक। तो सांस्कृतिक अंतराल के सिद्धांत में व्यक्त की गई थी, यानी कि जो सांस्कृतिक अंतराल का सिद्धांत है उसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि किस तरह से प्रौद्योगिकी और समाज में हमेशा संघर्ष जारी रहता है, जिसे विलियम फील्डिंग ऑगबन द्वारा परिकल्पित और ऊर्जावान रूप से प्रख्यापित किया गया है। यानी कि इसको इस कॉन्सेप्ट को, इस अवधारणा को किसने दिया था? WF ऑगबन ने दिया था, ठीक। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मटेरियल कल्चर एंड नॉन मटेरियल कल्चर इज नोन एज कल्चरल लैग। तो हमने देखा कि मटेरियल कल्चर क्या होता है और नॉन मटेरियल कल्चर क्या होता है। तो जो कॉन्फ्लिक्ट है कल्चरल मटेरियल कल्चर और नॉन मटेरियल कल्चर के बीच में, उसी को कल्चरल लैग कहा जाता है। इसको इस तरह से समझे कि मटेरियल कल्चर क्या होता है। मटेरियल कल्चर क्या होता है? जो मटेरियल चीजें होती हैं, जिसको हम लोग टेक्नोलॉजी कह सकते हैं। टेक्नोलॉजी भी क्या है? एक मटेरियल कल्चर है। टेक्नोलॉजी भी क्या है? एक मटेरियल कल्चर है। टेक्नोलॉजी जो है बहुत फास्ट चेंज होती है सोसाइटी में, इसमें बहुत फास्ट चेंज आता है सोसाइटी में, जबकि आइडियाज और बिलीफ में चेंज उतना फास्ट नहीं आता है। आइडियाज और बिलीफ में चेंज उतना फास्ट नहीं आता है। तो आइडियाज और बिलीफ का जो कल्चर है, यानी कि नॉन मटेरियल कल्चर है, वो पीछे रह जाता है और मटेरियल कल्चर आगे बढ़ जाता है। तो इसी दोनों के बीच में जो एक अंतराल हो जा रहा है, उसी को, यानी कि एक लैग जो हो रहा है, उसी को कल्चरल लैग का नाम दिया गया है WF ऑगबन के जरिए। द डिफरेंस बिटवीन मटेरियल कल्चर एंड नॉन मटेरियल कल्चर इज नोन एज कल्चरल लैग। भौतिक संस्कृति और गैर भौतिक संस्कृति के बीच के अंतर को सांस्कृतिक अंतराल के रूप में जाना जाता है। यानी कि जो भौतिक संस्कृति है और गैर भौतिक संस्कृति है, दोनों के बीच में जो एक संघर्ष चलता है, दोनों के बीच में जो एक अंतर है, उसी को सांस्कृतिक अंतराल कहा जाता है। क्योंकि जो हमारी भौतिक संस्कृतियां हैं वो बहुत तेजी से बढ़ती हैं, बहुत तेजी से इसमें बदलाव आते हैं, लेकिन जो अभौतिक संस्कृतियां हैं या गैर भौतिक संस्कृतियां हैं, जैसे कि विश्वास, दृष्टिकोण, ठीक, इन सब में बहुत टाइम लगता है इनमें परिवर्तन आने में, ठीक। तो इसीलिए ये पीछे रह जाते हैं। गैर भौतिक संस्कृतियां हमेशा भौतिक संस्कृतियों से पीछे रह जाते हैं, इसीलिए कहा गया है इसको सांस्कृतिक अंतराल के रूप में जाना जाता है, ठीक। The term cultural lag refers to the notion that culture takes time to catch up with technological innovations। यानी कि जो कल्चर है, यहाँ पे कल्चर जो है किसको कहा जा रहा है? यहाँ पे कल्चर कहा जा रहा है नॉन मटेरियल कल्चर को। यानी कि कल्चर टेक्स टाइम टू कैच अप विद टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, यानी कि जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हो रहे हैं उसको कैचअप करने में कल्चर को टाइम लगता है। जैसे इसको अगर एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक, पिछली स्लाइड दिखाने का क्या, आप लोग लिख रहे हैं क्या इसको? देखिए, अगर लिख रहे हो तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मत लिखिए, क्योंकि आप जब तक सुनेंगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। और लिखने का जो मसला है वो आपको पीडीएफ मिल जाती है, पीडीएफ से आप लिख सकते हैं, ठीक। तो आप जो है अगर लिख रहे हो तो नोटबुक बंद कर दें, क्योंकि आपको पीडीएफ मिल जाती है, उसमें आप लिख सकते हैं। जब तक आप सुनेंगे नहीं आपको समझ में नहीं आएगा। तो अब एक चीज का हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, मोबाइल फोन का।
मोबाइल फोन क्या है? एक टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है। ठीक, मोबाइल फोन क्या है? एक टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है। जब मोबाइल फोन आया पहले शुरू में, क्योंकि हमारा, मैं इंडियन सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, हमारी इंडियन सोसाइटी में बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव टाइप के लोग रहते हैं, बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव टाइप्स के लोग रहते हैं। हाँ, मतलब जो ऐसी चीजें हैं जो स्लाइड में नहीं है वो आप लिख सकते हैं, लेकिन जो स्लाइड में है उसकी पीडीएफ तो आपको मिल ही जाती है। ठीक, तो जो ऐसी चीजें हैं जो स्लाइड में नहीं है, आपको लगता है कि आप लिख लेंगे तो वो समझ में आ जाएगा, तो वो आप लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो मोबाइल फोन क्या है? एक टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है। जब ये चला, जब ये आया इंडिया में, सपोज करिए जब आया, क्योंकि हम लोग इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। तो शुरू में क्या हुआ, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, पैट्रियार्कल सोसाइटी है। यहाँ पे पुरुषों का जो है वो बहुत ज्यादा बोलबाला है, वो पुरुषों की ही ज्यादा चलती है, ये कह सकते हैं। ठीक, तो क्या होता है जब मोबाइल आती है तो लोग जो है पहले तो इसका अपोज करते हैं कि किसी को नहीं यूज करना चाहिए इसको। फिर धीरे धीरे मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी, तो मेल ने ये समझ लिया कि मोबाइल फोन सिर्फ हम ही यूज कर सकते हैं, बाकी फीमेल इसका यूज नहीं कर सकते। धीरे धीरे, क्योंकि ये टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन था, ये बढ़ता गया, धीरे धीरे लोग जो है इसको कैचअप करने लगे, लेकिन टाइम लिया इन्होंने कैचअप करने में। अभी भी आप इंडिया में कई ऐसी जगहें पाए जाएंगे, बहुत सारी सोसाइटीज ऐसी इंडिया में पाई जाती हैं जहाँ पे अभी भी ये बिलीफ है कि गर्ल्स को मोबाइल नहीं यूज करना चाहिए, खासतौर से ऐसी गर्ल्स जिनकी मैरिज नहीं हुई है, ठीक, जो मैं अनमैरिड है। ठीक, तो ये सब क्या है, एक तरह का हमारा जो नॉन मटेरियल कल्चर है, जो हमारी बिलीफ है, आइडियाज हैं, वो एक कैचअप करने में दिक्कत कर रही है। जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है उसको कैचअप करने में दिक्कत कर रही है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है भाई। एक पुरुष अगर मोबाइल यूज कर रहा है, एक मेल अगर मोबाइल यूज कर रहा है, तो वो जितना उस मोबाइल का गलत इस्तेमाल कर सकता है उतना एक गर्ल्स भी कर सकती है, और जितना सही से वो यूज कर सकता है उतना एक गर्ल्स भी कर सकती है। तो ये क्या है, एक तरह से हमारा जो, हमारे सोसाइटी में जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ का जो कल्चर है वो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को कैचअप करने में टाइम लेता है, एंड द रिजल्टिंग सोशल प्रॉब्लम दैट आर काज्ड बाय दिस लैग। ठीक, और उसकी वजह से बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम्स भी आती हैं इस लैग की वजह से, क्योंकि हम लोग अगर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के साथ चलें तो बहुत कुछ चेंज हो सकता है, बहुत कुछ परिवर्तन आ सकता है, लेकिन चूंकि हम, हमारा कल्चर जो है थोड़ा सा टाइम ले लेता है, इसकी वजह से बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं, उसी को कल्चरल लैग कहा जाता है। तो होप समझ में आ गया होगा ये। ठीक, सांस्कृतिक अंतराल शब्द इस धारणा को संदर्भित करता है कि संस्कृति को तकनीकी नौचारों और इस अंतराल के कारण होने वाली सामाजिक समस्याओं को पकड़ने में समय लगता है। यानी कि ये मानते हैं, सांस्कृतिक अंतराल शब्द का इस्तेमाल इस बात के लिए किया गया है, इस बात को संदर्भित करता है कि हमारी जो संस्कृति है, यानी कि गैर भौतिक संस्कृति जो है, वो जो तकनीकी नवाचार होते हैं उनको पकड़ने में, उनको अपनाने में बहुत ज़्यादा समय लगाता है, जिसकी वजह से समाज में बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं, और इसी को सांस्कृतिक अंतराल भी कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट आता है नेटवर्क। नेटवर्क क्या है? तो हम लोग कल्चर कंप्लीट कर चुके हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है नेटवर्क। इन द ऑफलाइन वर्ल्ड, social network refer to the social ties that links us together with other people। यानी कि जैसे आप लोग आम भाषा में बोलते हैं ना, मेरा नेटवर्क बहुत दूर दूर तक है, खासतौर से जब लड़ाई करते हैं तो। ठीक, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। तो ये क्या है कि आप कितने लोगों के साथ आपकी जान पहचान है, किसके कितने लोगों के साथ आपकी टाइज है, ठीक, कितने लोगों के साथ आप जो है उठते बैठते हैं, इंटरेक्शन होता है, ठीक, वो सारी चीजें क्या है आपके नेटवर्क को बताती हैं। इन द ऑफलाइन वर्ल्ड, सोशल नेटवर्क रिफर्स टू सोशल टाइज। सोशल नेटवर्क मीन्स सोशल टाइज, जो आप अपनी सोसाइटी में अपने आसपास के लोगों से रखते हैं, दैट लिंक्स अस टुगेदर, जो हमें एक दूसरे के साथ लिंक करता है विद अदर पीपल्स, दूसरे लोगों के साथ। ठीक, सो नेटवर्क क्या है? ऑफलाइन दुनिया में सामाजिक नेटवर्क उन सामाजिक संदर्भों को, संबंधों को संदर्भित करते हैं जो हमें अन्य लोगों के साथ जोड़ते हैं। यानी कि एक ऐसे सामाजिक संबंध जो हमें अन्य लोगों के साथ जोड़ते हैं, उसी को
नेटवर्क कहा जाता है, उसी को सामाजिक नेटवर्क कहा जाता है। These ties include your family। ये टाइज में क्या आती हैं? अपनी फैमिली आ जाती हैं, फैमिली के साथ अच्छा आपका टाइज होता है, फ्रेंड्स आ जाते हैं, ठीक, एक्वेंटेंसेस आ जाती हैं, ठीक, क्लासमेट्स आ जाते हैं, ठीक, कलीग्स आ जाते हैं, नेबर्स आ जाते हैं, एटसेट्रा। ये सारे आपके टाइज हैं, ये सारे आपके नेटवर्क्स के पार्ट होते हैं, ठीक। एक्वेंटेंसेस कहते हैं जो परिचित लोग हैं, जिनकी जान पहचान, जिससे आपकी जान पहचान होती है, ठीक, उसी को एक्वेंटेंसेस कहा जाता है। इन संबंधों में आपका परिवार, दोस्त, परिचित, सहपाठी, सहकर्मी, पड़ोसी आदि शामिल होते हैं, ठीक। तो ये सारे लोग आप मिलकर आपका सामाजिक नेटवर्क बनाते हैं। ये सारे लोग मिलकर आपका क्या बनाते हैं? सामाजिक नेटवर्क बनाते हैं। इस संबंधों में आपका परिवार, दोस्त, परिचित, सहपाठी, सहकर्मी, पड़ोसी आदि शामिल होते हैं। Social network from the basis of our interaction with others. Sociology is interested in the study of social network because it involves studying social relationships and the impact they each have on the individual. Okay. So social network from the basis of our interaction with others forms the basic of our interaction with others। यानी कि सोशल नेटवर्क के जरिए ही हम दूसरों के साथ इंटरेक्ट कर पाते हैं, दूसरों से बातचीत कर पाते हैं। सोशल नेटवर्क फॉर्म द बेसिस ऑफ आवर इंटरेक्शन विद अदर्स। हमारे दूसरे लोगों के साथ बातचीत, दूसरों लोगों के साथ इंटरेक्शन की वजह क्या है, उसका बेसिस क्या होता है? सोशल नेटवर्क होता है, ठीक। सोशियोलॉजी इज इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ सोशल नेटवर्क। अब सोशियोलॉजी क्यों इंटरेस्टेड है सोशल नेटवर्क की स्टडी के लिए? क्योंकि सोशियोलॉजी हमेशा दो लोगों के बीच में, समाज में दो लोगों के बीच में सोशल रिलेशनशिप्स क्या होती हैं, ठीक, इनकी स्टडी करता है। और जो इनके बीच में आपस में जो इंटरेक्शन होता है, इनका जो रिलेशनशिप है, उसका किसी इंडिविजुअल पे असर क्या होता है, सोशियोलॉजी हमेशा इस चीज की स्टडी करता है। इसीलिए ये इंटरेस्टेड है सोशल नेटवर्क की स्टडी करने। सामाजिक नेटवर्क दूसरों के साथ हमारी बातचीत का आधार बनाते हैं। यानी कि दूसरों के साथ जो हमारी बातचीत होती है, उसका आधार क्या होता है? सामाजिक नेटवर्क होता है। उसका आधार क्या होता है? सामाजिक नेटवर्क होता है। समाज शास्त्र सामाजिक नेटवर्क के अध्ययन में रुचि रखता है। समाज शास्त्र जो है वो सामाजिक नेटवर्क के अध्ययन में रुचि रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि इसमें सामाजिक संबंधों और प्रत्येक व्यक्ति पर उनके प्रभाव का अध्ययन करना शामिल होता है, ठीक। तो क्योंकि इसमें एक सामाजिक संबंध होता है और प्रत्येक व्यक्ति पर उनके प्रभाव का अध्ययन करना शामिल होता है, ठीक। इसमें सामाजिक संबंध होता है। सोशल नेटवर्क में, सामाजिक नेटवर्क में सामाजिक संबंध होता है। और हमेशा समाज शास्त्री ये अध्ययन करने की कोशिश करते हैं कि जो व्यक्ति के बीच में जो बातचीत होती है, व्यक्ति के बीच में जो एक तरह का संबंध है, सामाजिक संबंध होता है, उसका प्रभाव उस व्यक्ति पर क्या पड़ता है, ये समाजशास्त्री या समाज शास्त्र हमेशा इस बात को पहचानने की, जानने की कोशिश करता है। इसीलिए समाज शास्त्र सामाजिक नेटवर्क का भी अध्ययन करता है, ठीक। सोशल नेटवर्क थ्योरी। अब सोशल नेटवर्क थ्योरी क्या होती है? सोशल नेटवर्क थ्योरी इज एन अम्ब्रेला टर्म ऑफ थ्योरीज। तो ये क्या है? अम्ब्रेला टर्म ऑफ थ्योरीज है। यानी कि बहुत सारी थ्योरीज हैं जो सोशल नेटवर्क के बारे में बात करती हैं। दैट फोकसेस ऑन इंडिविजुअल, जो किस पे फोकस करते हैं? इंडिविजुअल पे फोकस करते हैं, टीम पे फोकस करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस करते हैं। एंड द वेव ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की जो एक झुंड है, जो वेव है, उस पे ये ज्यादातर फोकस करते हैं। दैट बोथ कंस्ट्रेंट एंड इनेबल ह्यूमन एक्शन इन दी सोशल सिस्टम। जो क्या करते हैं, जिनकी वजह से, यानी कि जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, जो टीम्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंडिविजुअल है, वो किसी भी एक्शन को सोशल सिस्टम में, किसी भी ह्यूमन एक्शन को या तो मदद करते हैं वो एक्शन होने में, या उसको रोकते हैं। तो बहुत सारे एक्शन को सोसाइटी रोकती है और बहुत सारे एक्शन को सोसाइटी बढ़ावा देती है, ठीक। सामाजिक नेटवर्क सिद्धांत। सामाजिक नेटवर्क सिद्धांत उन सिद्धांतों के लिए एक छत्र शब्द है। यानी कि बहुत सारे सिद्धांत हैं और उन्हीं सिद्धांतों के लिए एक छत्र शब्द है सामाजिक नेटवर्क सिद्धांत। जो सिद्धांत इस बात पे ज्यादा फोकस करते हैं कि जो व्यक्तियों
टीमों और संगठनों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, यानी कि ऐसे सिद्धांत जो व्यक्तियों, टीमों और संगठनों पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं और पारस्परिक संबंधों के वेब पर ध्यान केंद्रित करते हैं, और जो पारस्परिक संबंध है उसका जो एक झुंड है उस पे ज़्यादातर फोकस करते हैं। ये कांस्टेंट कहते हैं दबाना, किसी चीज को रोकना। ठीक, तो मैंने बताया कि सोशल एक्शन, समाज जो है बहुत सारे एक्शन करने से आपको रोकता है। जैसे कोई आपराधिक चीज है, कोई अपराध है, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी है, तो उससे करने के लिए समाज रोकता है आपको। और इनेबल करना मतलब किसी चीज को बढ़ावा देना। ठीक, तो कांस्टेंट मतलब रोकना। जो इन सामाजिक प्रणालियों में मानव क्रिया को बाधित और सक्षम करते हैं। तो ये क्या करते हैं, सामाजिक प्रणाली में जो मानव क्रिया है वो सामाजिक नेटवर्क के जरिए बाधित हो सकती है या सक्षम हो सकती है। ठीक, अब सोशल नेटवर्क की डेफिनेशंस क्या है, परिभाषाएं क्या हैं अलग अलग। जैसे हम लोगों ने कल्चर की डेफिनेशन पढ़ा था, वैसे ही हम लोग सामाजिक नेटवर्क या सोशल नेटवर्क की डेफिनेशन देखते हैं। Social network had been defined by Dennis Marsden as a structure. Dennis Marsden ने कैसे सोशल नेटवर्क को डिफाइन किया है? इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ सोशल रिलेशनशिप। ये क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ सोशल रिलेशनशिप लिंकिंग सोशल एक्टर्स, जो सोशल एक्टर्स को आपस में लिंक करता है, जो सोशल एक्टर्स को आपस में लिंक करता है। तो इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ सोशल रिलेशनशिप लिंकिंग सोशल एक्टर्स। ठीक, सामाजिक नेटवर्क को डेनिस मार्स्टन द्वारा सामाजिक अभिनेताओं को जोड़ने वाले सामाजिक संबंधों की संरचना के रूप में परिभाषित किया गया। ठीक, तो सामाजिक नेटवर्क को सबसे पहले किसने परिभाषित किया है, यानी कि किसने किस तरह से परिभाषित, डेनिस मार्स्टन ने किस तरह से परिभाषित किया है सामाजिक नेटवर्क को? तो ये कहते हैं कि सामाजिक अभिनेताओं को जोड़ने वाले, यानी कि समाज में जो अभिनेताएं हैं, जो व्यक्ति हैं, उनको आपस में जोड़ने वाले सामाजिक संबंधों की संरचना के रूप में परिभाषित किया है। सामाजिक नेटवर्क क्या है? एक ऐसी सामाजिक संबंधों की संरचना है जो अभिनेताओं को आपस में जोड़ती है, जो सामाजिक अभिनेताओं को आपस में जोड़ती है। ठीक, फॉर्मेशन ऑफ सोशल नेटवर्क। अब सोशल नेटवर्क बनता कैसे है? फॉर्मेशन ऑफ सोशल नेटवर्क, सामाजिक नेटवर्क का गठन कैसे होता है? सोशल नेटवर्क्स आर फॉर्म्ड बाय द कनेक्शन बिटवीन पीपल। तो ये कैसे बनता है? लोगों के बीच में जो कनेक्शन होता है उससे बनता है। जैसे आपकी जान पहचान बढ़ती है तो आपका नेटवर्क बढ़ता जाता है। ठीक, तो इस तरह से कनेक्शन बिटवीन पीपल से सोशल नेटवर्क बनता है। हु फ्रीक्वेंटली कम्युनिकेट विद ईच अदर, जो आमतौर पे आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, उनके बीच में सोशल नेटवर्क बन जाता है। ठीक, सोशल नेटवर्क उन लोगों के बीच कनेक्शन से बनते हैं जो अक्सर एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं, बात करते हैं, तो उनके बीच में सोशल नेटवर्क या सामाजिक नेटवर्क बन जाता है। ठीक, सच कम्युनिकेशन इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ इमोशन। अब जो कम्युनिकेशन होता है उसमें क्या है, इमोशन को एक्सचेंज करते हैं। किसी के गम में शामिल होते हैं आप तो गम मनाते हैं, किसी की खुशी में शामिल होते हैं तो खुशी मनाते हैं। फिजिकल, इकोनॉमिक एंड इंफॉर्मेशनल सपोर्ट, हम उसको फिजिकल सपोर्ट देते हैं, इकोनॉमिक सपोर्ट देते हैं या इंफॉर्मेशनल सपोर्ट देते हैं, कोई बात बताते हैं उनको, कोई इंफॉर्मेशन देते हैं। एंड इन्वॉल्व फैमिली मेंबर। ठीक, और इसमें फैमिली मेंबर भी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक, कलीग्स इन्वॉल्व होते हैं, फ्रेंड्स इन्वॉल्व होते हैं एंड नेबर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ये कम्युनिकेशन में कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होते हैं? आपकी फैमिली इन्वॉल्व होती है, आपके कलीग्स इन्वॉल्व होते हैं, आपके फ्रेंड्स इन्वॉल्व होते हैं और आपके नेबर्स इन्वॉल्व होते हैं। और इसमें क्या होता है, हम इमोशनली, फिजिकली और इकोनॉमिकली हम जो है सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक, और एक दूसरे से दूसरे को इंफॉर्मेशनल सपोर्ट भी देते हैं, यानी कि कोई इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं उनको। ठीक, इस तरह के संचार में भावनात्मक, शारीरिक, आर्थिक और सूचनात्मक समर्थन का आदान प्रदान शामिल होता है। तो इस तरह का जो संचार है उसमें भावनात्मक, शारीरिक, आर्थिक और सूचनात्मक समर्थन का आदान प्रदान होता है। ठीक, तो इस तरह का जो संचार होता है, यानी कि जो सामाजिक नेटवर्क में जो संचार होता है, आपस में बातचीत होती है, उसमें हम क्या करते हैं, भावनात्मक, शारीरिक, आर्थिक और सूचनात्मक समर्थन का आदान प्रदान करते हैं। हम एक दूसरे को भावनात्मक तरीके से समर्थन करते हैं, शारीरिक तरीके से उनकी मदद करते हैं। ठीक, आर्थिक तरीके से उनकी मदद करते हैं, सूचनात्मक तरीके से उनकी मदद करते हैं।
और इसमें परिवार के सदस्य, सहकर्मी, दोस्त और पड़ोसी भी शामिल होते हैं। तो ये संचार में कौन-कौन से लोग शामिल होते हैं? आपके परिवार के सदस्य शामिल होते हैं, जो एक-दूसरे को भावनात्मक तरीके से सपोर्ट करते हैं, आर्थिक तरीके से सपोर्ट करते हैं। ठीक। हाँ, एक्वेंटेंसेस भी होंगे। ठीक, एक्वेंटेंसेस भी होंगे। ठीक। क्योंकि वो भी जो परिचित लोग होते हैं, वो भी किसी न किसी तरह से आपको सपोर्ट करते हैं, चाहे वो सूचना देकर ही आपका सपोर्ट करें या पैसे आर्थिक तरीके से भी आपकी मदद कर सकते हैं वो, भावनात्मक तरीके से, क्योंकि आपके पास अगर आप किसी गम में होते हैं, तो जो भी परिचित लोग होते हैं, वो आपसे मिलते हैं, आपके गम को बाँटते हैं, या आप खुशी में होते हैं, तो जो परिचित लोग होते हैं, वो आपके साथ खुशी मनाते हैं, तो वो भी आ जाएँगे इसमें। ठीक। इस तरह के संचार में भावनात्मक, शारीरिक, आर्थिक, सूचनात्मक समर्थन का आदान-प्रदान शामिल होता है और इसमें परिवार के सदस्य, सहकर्मी, दोस्त और पड़ोसी भी शामिल होते हैं। ठीक। अब आता है दूसरा, स्टेटस एंड रोल्स। स्टेटस किसको कहते हैं, रोल्स किसको कहते हैं, स्थिति किसको कहते हैं और भूमिकाएं किसको कहते हैं। तो ऑल्दो हम लोग पढ़ चुके हैं थ्योरीज में बहुत सारे स्टेटस और रोल के बारे में, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं स्टेटस या रोल किसको कहा जाता है। Status describe the position of a person occupies in a particular setting. एक पार्टिकुलर सेटिंग में एक पर्सन की क्या पोजीशन है, वो उसका स्टेटस बताती है। एक पार्टिकुलर सेटिंग में एक पर्सन की क्या पोजीशन है, वो उसका स्टेटस बताती है। ठीक। एक पार्टिकुलर सोसाइटी में, किसी भी सोसाइटी में, जैसे अगर हम लोग जो है इकोनॉमी के बेस पे देखते हैं, तो अब यहाँ पे एक हायरार्की बनेगी। ठीक। जो अपर क्लास होगी, यानी कि जिनके पास सबसे ज्यादा पैसा होगा, फिर मिडिल क्लास होगी, फिर लोअर क्लास की। तो अब यहाँ पे अपर क्लास का स्टेटस हाई है, मिडिल क्लास का थोड़ा सा लो है, लेकिन अपर से थोड़ा लो है, लेकिन अपर के जितना नहीं है। फिर लोअर क्लास का मिडिल से भी लो है और अपर से भी लो तो है ही। ठीक। तो ऐसे ही एक पार्टिकुलर सेटिंग में एक पर्सन की क्या पोजीशन है, वो उसके स्टेटस को बताती है। दर्जा या स्थिति किसको कहते हैं? स्थिति उस स्थिति का वर्णन करती है जो एक व्यक्ति किसी विशेष सेटिंग में रखता है, यानी कि किसी विशेष सेटिंग में, किसी एक विशेष प्रणाली में। नहीं, फोन का नेटवर्क नहीं है ये नेटवर्क आपस में जो नेटवर्क होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि मेरा नेटवर्क बहुत हाई है, बहुत ज्यादा है। ठीक। बहुत से लोगों से मेरी जान पहचान है, यहाँ पे नेटवर्क जो है वो जान पहचान का है। ठीक। स्थिति उस स्थिति का वर्णन करती है जो एक व्यक्ति किसी विशेष सेटिंग में रखता है, यानी कि कोई एक विशेष सेटिंग, कोई एक विशेष प्रणाली में एक व्यक्ति की क्या स्थिति है, वो उसकी स्थिति को दर्शाती है। We all occupy several statuses and play the role that may be associated with them. हमारे पास हमेशा स्टेटस होते हैं, जरूरी नहीं, मैंने एक इकोनॉमी के बेस पे बताया, लेकिन एक फैमिली में हर आदमी का कुछ ना कुछ स्टेटस होता है। फादर है, फैमिली में फादर है, तो फादर उस पोजीशन पे है, फादर चूंकि फादर की पोजीशन पे है, इसलिए इसका स्टेटस क्या है, फादर है। ठीक। इसका स्टेटस जो है हाई होगा, बच्चों से तो हाई ही होगा। ठीक। तो अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे समझ में आएगा स्टेटस क्या होता है। ठीक। वी ऑल ऑक्युपाई सेवरल स्टेटस, सबके पास कुछ ना कुछ स्टेटस होता है। जैसे कि एक फादर है तो एज अ फादर उसका स्टेटस है, एक सन है तो एज अ सन उसका स्टेटस है, एक डॉटर है तो एज अ डॉटर उसका एक स्टेटस है, और एक क्या है, एक वाइफ है या मदर है तो एज अ वाइफ, एज अ मदर उसका अलग अलग स्टेटस होता है। तो हर आदमी आपके पास कुछ ना कुछ स्टेटस होता है। आप बैक करके देख लीजिएगा, अभी पहले आगे का समझ लीजिए, बाद में रिकॉर्डेड क्लासेस आप देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक। सो हमारी सभी हम सब कभी कई स्थितियों पर कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा ट्रांसलेशन अजीब होता है, तो मतलब कि हम में जो जो भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं हमारे आसपास, सबके पास कुछ ना कुछ स्थिति होती है। चाहे एक पिता के तौर पे वो उसकी स्थिति क्या होती है, चाहे एक पिता की होती है उसकी स्थिति क्या है, चाहे वो एक बच्चा एक बेटे की, पुत्र की हो सकती है, एक बेटी की हो सकती है, एक माँ की हो सकती है, और एक
पत्नी की हो सकती है। जब भी एक बच्चा पैदा होता है वहीं से उसका स्टेटस शुरू हो जाता है, वहीं से क्या है उसका स्टेटस शुरू हो जाता है। एक बच्चा पैदा हुआ तो वो किसी का बेटा होगा और किसी का ग्रैंडसन होगा, ठीक, किसी का नाती होगा, किसी का पोता होगा। तो इस तरह से उसका कुछ ना कुछ स्टेटस होता है, ठीक। जैसे ही बच्चा पैदा होता है वहां से उसका स्टेटस शुरू हो जाता है। हाँ, हर चीज में होता है स्टेटस, हर चीज में हो सकता है। ये तो मैं फैमिली का बता रहा हूँ कि फैमिली में आप कौन कौन से स्टेटस होते हैं। आप बाहर निकले तो एक मैनेजर है उसका स्टेटस है, एक कंपनी में जो एचआर है उसका अलग स्टेटस है, जो वर्कर है जो एम्प्लॉय है उसका अलग स्टेटस है। आप किसी स्कूल में गए, जो प्रिंसिपल है उसका अलग स्टेटस है, जो वाइस प्रिंसिपल है उसका अलग स्टेटस है, और जो टीचर है उसका अलग स्टेटस है, जो स्टूडेंट है उसका अलग स्टेटस है। हर सेटिंग में कुछ ना कुछ स्टेटस हर आदमी के पास होते हैं, हर जगह पे होते हैं। इसके कोई टाइप्स नहीं है, स्टेटस हर जगह पे होते हैं। आप कहीं पे भी जाते हैं वहां पे आपका कुछ ना कुछ स्टेटस होता है, ठीक। आप ट्रेन में हैं तो एज अ ट्रेवलर आपका एक स्टेटस, वहाँ पे जो टीटी आ रहा है टिकट चेक करने के लिए उसका एक अलग स्टेटस है, वहाँ पे जो पुलिसकर्मी आ रहे हैं जो सुरक्षा के लिए लगाए जाते हैं वहाँ पे, ठीक, उनका अलग स्टेटस है। ऐसी हर सेटिंग में कुछ ना कुछ स्टेटस आप ऑक्युपाई करते हैं। और एक आदमी के पास एक स्टेटस नहीं होता है, कई स्टेटस होते हैं, ठीक। जैसे अभी मेरा स्टेटस क्या है, ठीक, मैं अपने आप को अगर कहूँ तो एज अ सन मेरा स्टेटस हो सकता है, एज अ फादर मेरा स्टेटस हो सकता है, एज अ हस्बैंड मेरा स्टेटस हो सकता है, यहाँ पे एज अ टीचर मेरा स्टेटस हो सकता है, कहीं पे मैं एज अ स्टूडेंट मेरा स्टेटस हो सकता है। तो एक आदमी का जरूरी नहीं है कि हर जगह पे एक ही स्टेटस हो, अलग अलग हो सकता है स्टेटस। रोल क्या होता है, अब उसी स्टेटस, जब आप एक कोई स्टेटस ऑक्युपाई करते हैं तो उससे जुड़े हुए बहुत सारे रोल होते हैं, उससे जुड़े हुए बहुत सारे रोल होते हैं। जैसे कि एक फादर है तो फादर एज अ फादर तो उसका स्टेटस है, फादर क्या है, वो एक स्टेटस है उसका। एज अ फादर इसकी जिम्मेदारी है कि वो इकोनॉमिकली सपोर्ट करे अपने सन या डॉटर को। एज अ फादर इसकी ये जिम्मेदारी है। तो ये जो जिम्मेदारियां हैं एज अ फादर, ठीक, ये इसके रोल्स हैं। स्टेटस से जुड़ी हुई जो जिम्मेदारियां होती हैं वो रोल्स कहलाती हैं। एक स्कूल में जो प्रिंसिपल है उसका, प्रिंसिपल जो है वो उसका स्टेटस है। प्रिंसिपल को क्या क्या करना चाहिए वो उसका रोल है, ठीक। प्रिंसिपल को क्या क्या करना चाहिए एज अ प्रिंसिपल, वो उसका रोल है। घर में एक लड़की है वो वाइफ हो सकती है, एज अ वाइफ उसके क्या क्या काम हो सकते हैं वो उसका रोल है, ठीक। और वाइफ क्या है, उसका एक स्टेटस, ठीक। ऐसे ही वो बाहर निकली, कहीं पे एम्प्लॉयड होगी, ठीक, मान लेते हैं एचआर है तो एज एचआर उसका एक स्टेटस है। एचआर, एज एचआर उसको क्या क्या काम करने हैं, क्या क्या ड्यूटीज निभानी है, वो उसके रोल्स होते हैं, ठीक। अ रोल इज द सेट ऑफ नॉर्म्स, values, behavior, and personality characteristics attached to an status, ठीक। यानी कि एक स्टेटस से जुड़ी जो वैल्यूज होते हैं, जो नॉर्म्स होते हैं, जो बिहेवियर होते हैं, जो पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये सारी चीजें स्टेटस के साथ जुड़ी होती हैं। जो जैसे एक फादर है तो उसको फादर को फादर की तरह ही रहना होगा, ठीक। फादर को फादर की तरह ही रहना होगा। फादर की तरह रहने के लिए बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, बहुत सारे नॉर्म्स होते हैं, और उसका बिहेवियर भी एज अ फादर होना चाहिए। उसकी पर्सनालिटी भी फादर के तौर पे होनी चाहिए, ठीक। और ये सारी चीजें जो है क्या कहलाती हैं, रोल कहलाती है, ठीक। भूमिका क्या है, भूमिका एक स्थिति से जुड़े मानदंडों, मूल्यों, व्यवहारों और व्यक्ति विशेषताओं का समूह है, ठीक। व्यक्तित्व विशेषताओं का समूह है, यानी कि जो स्थिति है उससे जुड़े जो भी भूमिकाएं होती हैं, उससे जुड़ी भूमिकाएं होती हैं, जो स्थिति है उसी से जुड़ी भूमिकाएं होती हैं। यानी कि एक स्थिति जो आपको मिली है, उस स्थिति में आपको क्या क्या करना है, उस स्थिति में आपके मानदंड क्या होंगे, आपके मूल्य क्या होंगे, आपके व्यवहार क्या होंगे, आपके व्यक्तित्व विशेषताएं क्या होंगी, ये सारी चीजें भूमिका में आ जाती है, ठीक। नेक्स्ट आता है रोल कॉन्फ्लिक्ट। रोल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, भूमिका के लिए संघर्ष, भूमिका संघर्ष कह सकते हैं, ठीक, के लिए मत करिए, भूमिका संघर्ष। रोल कॉन्फ्लिक्ट यानी कि भूमिका संघर्ष। रोल कॉन्फ्लिक्ट रिजल्ट्स from the competing demand of two or more roles that vie for our time and energy, ठीक।
तो भूमिका संघर्ष हमारे समय और ऊर्जा के लिए होड़ करने वाली दो या दो से अधिक भूमिकाओं की प्रतिस्पर्धा मांगों का परिणाम है। जैसे कि आपका बर्थडे है, आपका बर्थडे है, आपने अपने फादर को फोन किया जो एक कंपनी में मैनेजर है। आपने अपने फादर को फोन किया जो एक कंपनी में मैनेजर है। तो एज अ मैनेजर वो अपना एक रोल जो है निभा रहे हैं। आप जो है, क्योंकि आपका बर्थडे है, आपने उनको फोन किया कि आप जो है मेरे बर्थडे में आके शामिल होइए, यानी कि जो जो चीजें लानी है, केक वगैरह हो गए या डेकोरेशन के सामान हो गए या खाने के सामान हो गए, गिफ्ट्स वगैरह हो गए, आप फोन करके उनको बता रहे हैं कि आप एज अ फादर, क्योंकि आप फादर हैं और आज मेरा बर्थडे है तो आपकी ये जिम्मेदारी है। ठीक, तो ये तो ठीक है, आपने फोन कर दिया, लेकिन वहां पे एज अ मैनेजर उसको कोई जिम्मेदारी मिली हुई है। ठीक, अब या तो वो मैनेजर की जिम्मेदारी पूरी कर ले या तो फादर की। एक टाइम पे दो स्टेटस से डिमांड आ रही है। ठीक, एक टाइम पे दो स्टेटस से डिमांड आ रही है, यानी कि दो स्टेटस कह रहे हैं कि अलग अलग रोल प्ले करो। ठीक, मैनेजर जो है वो एज अ मैनेजर जो उसका मैनेजर के तौर पे जो स्टेटस है वो उससे कह रहा है कि मैनेजर के तौर पे आपको कंपनी में ही रहना है और बहुत सारे रोल्स प्ले करने हैं। आपको अपने बच्चे का बर्थडे मनाने नहीं जा सकते आप। ठीक, क्योंकि क्योंकि आपका अभी वर्किंग आवर चल रहा है, तो ये क्या है, एक तरह से आप रोल के बाहर चले जाएंगे। और एज अ फादर जो है आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चे का बर्थडे मनाएं, क्योंकि उसका खुशी है, इमोशनली आप उसको जाके सपोर्ट करें, गिफ्ट वगैरह दें, केक वगैरह लेके जाएं, डेकोरेशन के सामान लेके जाएं। तो एक टाइम पे दो स्टेटस या दो से ज्यादा स्टेटस से रोल की जिम्मेदारी, रोल का यानी कि रोल निभाने के लिए कॉल आ रही हो, तो इसी को कहा जाता है रोल कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पे वो जो है क्या है, किसी एक को ही पूरा कर सकता है, दोनों को नहीं कर सकता है। तो इसी को रोल कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है। जब कई स्टेटस से डिमांड आने लगती हो तो उसी को रोल कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है। भूमिका संघर्ष हमारे समय और ऊर्जा के लिए होड़ करने वाली दो या दो से अधिक भूमिकाओं की प्रतिस्पर्धा मांगों का परिणाम है। यानी कि जब दो या दो से अधिक भूमिकाएं जो होती हैं, दो या दो से अधिक स्थितियों से जो भूमिका निभाने के लिए मांग आती है, उसी को भूमिका संघर्ष कहा जाता है। ठीक, तो समझ में आ गया भूमिका संघर्ष क्या होता है या रोल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है। द मोर स्टेटस वी हैव एंड द मोर रोल वी टेक, जितना ज्यादा स्टेटस हमारे पास होगा उतना ज्यादा रोल हम लेंगे। जैसे एक बच्चा पैदा हुआ तो वो एक सन है। ठीक, मान लेते हैं एक बच्चा है जो मेल है, तो वो पैदा हुआ तो एक सन है। ठीक, एक ग्रांड सन हो सकता है, मतलब अलग अलग इसके स्टेटस हो सकते हैं, लेकिन अभी इसके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है। अभी जो है रोल प्ले करने के लिए इसको कोई कुछ चीजें नहीं करनी है। अभी चूंकि वो बच्चा है तो उसका स्टेटस ऐसा है कि उससे कोई भी रोल एक्सपेक्टेशन अभी नहीं है। सब मानते हैं कि बच्चा है तो ये कुछ नहीं कर सकता। ठीक, धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है तो उसका स्टेटस बढ़ता जाता है। जितना ज्यादा उसके स्टेटस बढ़ते हैं उतना ज्यादा रोल बढ़ता है। आगे जाके वो स्टूडेंट बना तो अब इसके रोल बन गए। ठीक, स्टूडेंट बना तो इसके रोल बन गए कि घर आके होमवर्क पूरा करना है, स्कूल में जाके पढ़ाई करना है, जो मैम है या सर है उनको जाके ग्रीट करना है। ये सारी चीजें उसके रोल से जुड़ जाती है। ठीक, तो यहाँ पे यही कहा गया कि जितना ज्यादा स्टेटस होगा उतना ज्यादा रोल आपको निभाना पड़ेगा। अब स्टूडेंट है, ठीक, स्टूडेंट यूनियन का ये प्रेसिडेंट हो गया, समझ लीजिए। ठीक, तो इसने तो एज ए स्टूडेंट कुछ रोल इसको मिले होंगे। अब वहां पे उसने अपना स्टेटस बढ़ा दिया, स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट बन गया, तो और इसके रोल बढ़ गए और जिम्मेदारी बढ़ गई। ठीक, और ऐसे ही कोई मान लेते हैं एनजीओ था, उसको भी इसने ज्वाइन कर लिया तो वहां पे कोई स्टेटस इसका हो गया, वहां पे भी रोल बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जितना ज्यादा स्टेटस बढ़ता है उतना ज्यादा रोल भी बढ़ेगा। द मोर लाइकली वी आर टू एक्सपीरियंस लो रोल कॉन्फ्लिक्ट। और जितना ज्यादा स्टेटस बढ़ेगा उतना रोल बढ़ेगा और उतना ही ज्यादा चांसेस हैं कि आपके पास रोल कॉन्फ्लिक्ट का चांसेस ज्यादा हो जाता है। हाँ, तो वही कह रहे हैं ना, क्योंकि उनके पास कई स्टेटस होते हैं। ठीक, उनके पास कई स्टेटस होते हैं और उनके जो स्टेटस होते हैं, गर्ल्स की जो स्टेटस होते हैं, उनसे रोल एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है सोसाइटी को। खासतौर से जो पैट्रियार्कल सोसाइटी होती है,
जो आ, पुरुष सत्तात्मक समाज होता है वो ज्यादातर जो है जो भूमिकाएं होती हैं वो स्त्रियों पे ही डालते हैं। एक पर्सन टीचर है बाय प्रोफेशन और फिलर फॉर्म में स्टूडेंट है, तो क्या रोल कॉन्फ्लिक्ट में आएगा? ये कब आएगा? जैसे आप अगर हैं, आप कहीं पे टीचर हैं मान लेते हैं, ठीक, और फिलर फॉर्म पे स्टूडेंट है, ठीक। अगर आपकी क्लास 3 बजे है और 3 बजे आपकी वहां पे एज अ टीचर आपकी क्लास है, ठीक, तो वहां पे एज अ टीचर आपका रोल क्या था कि वहां पे पढ़ाना है। फिलर फॉर्म पे आप चूंकि एक स्टूडेंट हैं तो 3 बजे आपकी क्लास होती है, तो एज अ स्टूडेंट आपका रोल होना चाहिए कि आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो दोनों के रोल में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इसको भी रोल कॉन्फ्लिक्ट। समझ में आ रहा है ना? तो रोल कॉन्फ्लिक्ट क्या है? रोल कॉन्फ्लिक्ट यही है कि एक टाइम पे कई स्टेटस से अगर डिमांड आने लगे, एक टाइम पे कई स्टेटस से अगर डिमांड आने लगे, जैसे एक स्टूडेंट है वो स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट भी है और एक एनजीओ का मेंबर भी, ठीक। तो एक टाइम पे हो सकता है कि उसकी क्लास चल रही हो तो एज ए स्टूडेंट उसको क्लास करना चाहिए, और वहीं पे कोई प्रोटेस्ट चल रहा है तो एज ए स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट उनको जो है वहां पे मौजूद होना चाहिए प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने के लिए। और एक एनजीओ ने कोई वेलफेयर प्रोग्राम चलाया है तो एज अ एनजीओ मेंबर उसको चाहिए कि वहां जाके वेलफेयर प्रोग्राम में अपना भी कुछ योगदान दे, जो भी वो कर सकता है, ठीक। तो एक टाइम पे तीनों जगह से, तीनों स्टेटस से डिमांड आ रही है, हालांकि वो किसी एक स्टेटस को, किसी एक रोल को ही पूरा कर सकता है, ठीक, सबको नहीं कर पाएगा एक टाइम पे। तो वो चूज करेगा कि मैं क्लास करूं या प्रोटेस्ट में जाके सपोर्ट करूं या एनजीओ में जाके वेलफेयर प्रोग्राम में सपोर्ट करूं, ठीक, किसी एक को चूज करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? रोल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ठीक। तो ऐसी सारी चीजें जहाँ पे एक टाइम पे आपको कई काम करने के लिए डिमांड आ रही है तो उसको रोल कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है। और रोल कॉन्फ्लिक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो मर्टन ने एक्सप्लेन किया है। आप जो है यूनिट 1 की जो मर्टन की पीपीटी है वहां पे पीडीएफ है, वहां पे जाके देख सकते हैं। हाँ हाँ, सबके साथ होता है, क्योंकि एक आदमी के पास कई स्टेटस हमेशा होते हैं, सबके साथ होता है। मेरा जो है अभी स्टेटस क्या है? फिलर फॉर्म का मैं एक टीचर हूँ सोशोलॉजी का, यहाँ पे सोशोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे काम रहे होंगे जिनको मैं अभी जो है स्किप किया होऊंगा, ठीक, या तो मैं उसको बाद में करूंगा, या मैंने चूंकि मेरी क्लास थी तो मैं वो इस टाइम पे नहीं कर सकता। तो अगर ऐसा वो काम रहा होगा कि अगर इस टाइम नहीं कर सकता तो कभी नहीं कर सकता, तो उस काम को छोड़ूंगा, ठीक। क्योंकि यहाँ पे रोल कॉन्फ्लिक्ट मेरे साथ भी हो रहा है, सबके साथ ऐसा होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी के साथ नहीं होता, क्योंकि सबके पास स्टेटस है। स्टेटस से डिमांड आएंगी रोल्स की, रोल एक्सपेक्टेशन होगा, और वो रोल जितने भी स्टेटस बढ़ेंगे उतना ज्यादा रोल एक्सपेक्टेशन बढ़ेगा और उतना ही ज्यादा रोल कॉन्फ्लिक्ट होगा, ठीक। हमारे पास जितनी अधिक स्थितियां होंगी उतना ही ज्यादा भूमिका निभाने के लिए हमारे पास भूमिकाएं होंगी, और जितना ही ज्यादा स्थितियां होंगी उतना ही ज्यादा चूंकि भूमिकाएं होंगी और उतना ही ज्यादा संभावना है भूमिका संघर्ष के, उतना ही ज्यादा भूमिका संघर्ष के संभावना है। नेक्स्ट आता है आइडेंटिटी, पहचान। एक आदमी की कुछ ना कुछ आइडेंटिटी होती है, कुछ ना कुछ पहचान होती है, ठीक। नाम अगर आपसे लिया जाए, किसी का नाम लिया जाए, जैसे आपके सामने अगर मेरा नाम लिया जाता है अलीम सर, ठीक, तो मेरी एक आइडेंटिटी है, मेरी एक पहचान है, आपके माइंड में तुरंत मेरी सारी आइडेंटिटी आ जाएगी, ठीक। आपने मुझसे पढ़ा है तो आपके दिमाग में तुरंत मेरी आइडेंटिटी आ जाएगी कि हाँ मैं फिलर फॉर्म पे टीचर हूँ, मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ कैसा नहीं पढ़ाता हूँ, ये सारी आइडेंटिटी मेरी बन जाती है आपके माइंड में और वो आती रहती है, ठीक। ऐसे हर इंसान की कुछ ना कुछ एक आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी एनकम्पासेस द मेमोरीज, आइडेंटिटी से क्या होता है? एनकम्पासेस मेमोरीज, यानी कि इसमें मेमोरीज होती हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं। एनकम्पासेस मतलब इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? मेमोरीज होती हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं, जैसे मैंने कहा कि आपके दिमाग में मैं हूँ क्योंकि आपने मुझसे पढ़ा है, ऐसे बहुत से लोग आपके दिमाग में होंगे, लेकिन जब उनका नाम लिया जाएगा तो उनकी सारी आइडेंटिटी आपके माइंड में आ जाती है। तो इसीलिए इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? मेमोरीज होती हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं, रिलेशनशिप होती हैं, एंड वैल्यूज होती हैं दैट क्रिएट वन सेंस ऑफ सेल्फ, जो वन सेंस ऑफ सेल्फ को क्रिएट करता है। एक आदमी की कुछ ना कुछ आइडेंटिटी होती है, वो कैसा है कैसा नहीं है
ये सारी चीजें जो है एक आइडेंटिटी क्रिएट करती हैं। पहचान उन यादों, अनुभवों, रिश्तों और मूल्यों को सम्मोहित करती है जो स्वयं की भावना पैदा करते हैं। यानी कि वो रिश्ते, वो अनुभव, वो यादें और वो मूल्य जो है, जो एक आदमी के स्वयं को बनाते हैं, एक आदमी की पहचान को बनाते हैं, ठीक, उसी को पहचान कहा जाता है, आइडेंटिटी कहा जाता है। दिस एमलगेशन क्रिएट्स अ स्टडी सेंस ऑफ हू one is over time, even as new facets are developed and incorporated into one's identity. ये सम्मेलन समय के साथ साथ एक स्थिर भावना पैदा करता है कि कोई कौन है। ठीक, धीरे धीरे जो है आप उसके बारे में एक भावना, एक जो है सेंस बना लेते हैं कि एक आदमी है तो वो कौन है। जैसे मैंने अभी अपना एग्जांपल दिया कि आपके माइंड में मेरी एक पहचान बन गई है। जैसे ही मेरा नाम दिया जाएगा, आपके माइंड में वो सारी चीजें आ जाएंगी कि मैं कैसा हूँ, कैसा पढ़ाता हूँ, कहाँ पे हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ। ठीक, ये सारी चीजें, सारी आइडेंटिटी मेरी है जो आपके माइंड में बन चुकी हैं, वो आती रहती है टाइम टू टाइम। ठीक, कि कोई कौन है, यहाँ तक कि नए पहलुओं को विकसित किया जाता है और किसी की पहचान में शामिल किया जाता है। अब हो सकता है कि कोई ऐसी चीज हो जाए बीच में, ठीक, पढ़ाते पढ़ाते मैं कुछ भूल जाऊं, या पढ़ाते पढ़ाते मैंने आपको कुछ बता दिया जिससे आपको मेरी आइडेंटिटी और क्लियर होती जाएगी कि मेरी सोच क्या है, मेरी वैल्यूज क्या है, ठीक, या नॉर्म्स क्या है। ये सारी चीजें जो है आपके माइंड में धीरे धीरे क्लियर होती जाती है। एक आदमी से जब आप पहली बार मिलते हैं तो उसकी आइडेंटिटी जो है कुछ आपके माइंड में बनती है। जैसे आपने किसी आदमी से पहली बार मिला, कोई आप मिले किसी आदमी से पहली बार, तो हो सकता है आप सिर्फ इतना जान पाए कि उसका स्किन कलर क्या है, वो दिखने में कैसा है, ठीक, या उसका नाम क्या है। इतनी आइडेंटिटी आपको मिल सकती है। ठीक, वो आया आपके पास, आपसे मिला, एक दो मिनट बाद फिर चला गया, तो इतनी ही आइडेंटिटी आपकी जब डेवलप हुई। धीरे धीरे जब आप उसके साथ रह रहे हैं तो धीरे धीरे उसकी आइडेंटिटी में कुछ ना कुछ ऐड होता जाता है। वो कैसा है, हाँ, उसकी बातचीत कैसी है, वो लोगों से किस तरह से मिलता है, उसकी वैल्यूज क्या है। ठीक, नहीं, एक दो दिन में नहीं बनती, ये बात तो सही है। एक दो दिन में पूरी तरीके से पहचान नहीं बनती, ये कह सकते हैं। थोड़ा बहुत तो पहचान बन ही जाती है। कोई आदमी आपसे पहली बार मिला तो एटलीस्ट आप उसका नाम तो जान जाओगे ना, इस आदमी का नाम क्या है, ये आदमी दिखता कैसा है। ठीक, तो थोड़ी बहुत आइडेंटिटी तो बन जाती है। ठीक, जान पहचान एक दिन में नहीं बनती, ये कह सकते हैं। ठीक, यहाँ पे जो पहचान है वो उस आदमी की पहचान के बारे में बात हो रही है। ठीक, जैसे आप किसी आदमी को देखे, उसकी पहचान कैसे करेंगे दोबारा अगर आप देखते हैं उसको। ठीक, उसकी आवाज से पहचान सकते हैं, उसके कपड़े पहनने के तरीके से पहचान सकते हैं, या उसके दिखने, उसकी जो दिखावा है, यानी कि जैसा वो दिखता है, ठीक, उससे आप पहचान सकते हैं, उसकी बातचीत से पहचान सकते हैं। कि कभी-कभी क्या होता है कि हम बहुत पहले किसी से मिले हों, तो उनका चेहरा नहीं याद रहता है। लेकिन जब से वो बात करने लगता है, आप वो समझ जाते हैं कि अच्छा आप फलाँ आदमी हैं, ठीक। तो उसकी पहचान की बात हो रही है, जान-पहचान 1 दो दिन में नहीं बनती, ये आप कह सकते हैं, ठीक। पहचान तो हर आदमी की 1 ही 2 सेकंड में भी बन सकती है, और पहचान में बहुत सारी चीज़ें ऐड होती जाती हैं धीरे-धीरे, ठीक। जैसे आप इतनी तो पहचान हो जाएगी आपकी कि उसका नाम क्या है, दिखता कैसा है, ठीक। फिर आप उससे मिलेंगे तो वो उसकी सोच क्या है ये आपको पता चलेगी। वो लोगों के बारे में क्या सोचता है ये पता चलेगा। वो एजुकेशन के बारे में क्या सोचता है ये पता चलेगा। धीरे-धीरे उसकी आइडेंटिटी में धीरे-धीरे ऐड होती जाती हैं चीज़ें। सोशियोलॉजी में पहचान नहीं, यहाँ पे आइडेंटिटी की बात हो रही है। जैसे एक आदमी है, सपोज़ करिए मैं हूँ, जैसे मैं अपना एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। ठीक, मेरी आपसे जान पहचान इतनी नहीं है कि मैं आप मुझको मतलब पर्सनली जानते हो, मैं कहाँ रहता हूँ, मैं अभी मतलब क्या हूँ क्या नहीं हूँ, ये कोई नहीं जानता है। यहाँ पे मेरी जो आइडेंटिटी आपके माइंड में है वो सिर्फ इतना है कि मैं एक प्लेटफॉर्म का टीचर। ठीक, तो ये मेरी आइडेंटिटी आपके माइंड में है, ये बनी हुई है। ऐसे हर आदमी की कुछ ना कुछ आइडेंटिटी होती है। आपसे कोई आदमी पहली बार मिला, ठीक, तो उसकी आइडेंटिटी आपके माइंड में क्या होगी, उसका नेम क्या है, वो दिखता कैसा है, ये सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक, तो और धीरे धीरे आइडेंटिटी जैसे जैसे आप उससे मिलते जाते हैं उसकी आइडेंटिटी बनती जाती है। ठीक,
यहाँ पे आइडेंटिटी मतलब एक दूसरे से पहचान नहीं है, यहाँ पे आइडेंटिटी मतलब एक आदमी को आप किस तरह से पहचानेंगे अगर आप उसको देखते हैं। जैसे आप किसी से मिले, अब आप उसको मोबाइल में उसका फोटो देख रहे हैं तो आप पहचान जा रहे हैं, तो उसकी आइडेंटिटी बन गई ना, उसके जैसा वो दिखता है वो उसकी आइडेंटिटी एक बन गई। These categorization are often assigned to us or something we are born into। अब ये जो कैटेगराइज होता है, कैटेगराइजेशन होता है, जो आइडेंटिटी बनती है, या तो हमें मिलती है कहीं से, या जो है हम पैदा ही होते हैं उसके साथ। जैसा कि हम जैसे दिखते हैं, तो बचपन से हम वैसे ही दिखते हैं, वैसे ही हम पैदा ही होते हैं। ठीक, या हमारा स्किन कलर क्या है, ये बचपन से ही तय होता है। ठीक, तो कुछ चीजें बचपन से होती हैं, कुछ चीजें बाद में भी होती हैं। ये वर्गीकरण अक्सर हमें या किसी ऐसी चीज के लिए निर्दिष्ट किए जाते हैं जिसमें हम पैदा होते हैं। ठीक, तो या तो हमें ये मिलता है हमारे जीवन में, या तो जैसे ही हम पैदा होते हैं वो हमको निर्दिष्ट कर दिया जाता है। निर्दिष्ट किए जाते हैं मतलब कि जो हमको मिलता है बाद में, और या जब हम पैदा होते हैं तब हमारे पास वो पहचान होती है। एक आदमी की सोसाइटी में आइडेंटिटी क्या है ये भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सोशल आइडेंटिटी इंक्लूड्स, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे समझ में आएगा आइडेंटिटी का असल मतलब क्या है। आइडेंटिटी में क्या आता है, रेस। रेस यानी कि एक आदमी का कलर क्या है। ठीक, एथनिसिटी, जेंडर, मेल है फीमेल है। ठीक, सेक्स, जेंडर और सेक्स एक ही बात होगी, हालांकि सोशोलॉजी में एक ही नहीं होता है। ठीक, जेंडर और सेक्स अलग अलग। ठीक, एक आदमी का सेक्स मेल फीमेल हो सकता है, लेकिन उसका जेंडर नहीं जरूरी है कि वो मैस्कुलिन और फेमिनिन ही हो। ठीक, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, एज क्या है, रिलीजन क्या है, रिलीजियस आइडेंटिटी भी होती है। एक आदमी मुस्लिम है, उसकी मुस्लिम आइडेंटिटी है। एक आदमी हिंदू है, उसकी हिंदू आइडेंटिटी है। एक क्रिश्चियन है, उसकी क्रिश्चियन आइडेंटिटी है। तो इस तरह से आइडेंटिटी की बात हो रही है। बिलीफ क्या है, नेशनल ओरिजिन है, इंडियन है। जैसे आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आपकी आइडेंटिटी क्या होगी, इंडियन हो जाएगी। एंड इमोशनल डेवलपमेंट, डिसेबिलिटीज एंड एबिलिटीज, ये सारी चीजें आइडेंटिटी में आती हैं। सामाजिक पहचान के लिए उदाहरण में शामिल हैं जाति, यानी कि जो पहचान है उसमें क्या क्या शामिल होती है, जाति, जातीयता, लिंग, सामाजिक आर्थिक स्थिति, यौन अभिविन्यास, आयु, धर्म, धार्मिक विश्वास, राष्ट्रीय मूल और भावनात्मक विकास संबंधी असमानताएं और क्षमताएं, ये सारी चीजें जो है इसमें। और भी कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं, एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। ठीक है, लीव करते हैं फिर, क्लास नहीं है कोई क्वेश्चन तो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस